हे हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं वेदांत बायोलॉजी के यूट्यूब चैनल पे मुझे। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इकोनॉमिक बॉटनी के बारे में। अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोगों का बहुत सारे टॉपिक के ऊपर ध्यान होता है, लोअर बॉटनी, लोअर जूलॉजी और भी तमाम तरह के ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो पीजीटी के अंदर बहुत ही ज़्यादा काम देते हैं और ऐसे टॉपिक के ऊपर ही लोगों का बहुत ज़्यादा ध्यान होता है। बट जनरली जो क्वेश्चंस होते हैं वो कभी कभार ऐसे यूनिट से पूछ लिए जाते हैं जो शायद अनएक्सेप्टेबल होते हैं। उसी तरह से एक अनएक्सेप्टेबल बहुत ही अंडररेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बनते हैं इकोनॉमिक बॉटनी को लेकर के। और ये केवल पीजीटी के एग्ज़ाम के ही नहीं या फिर एकेडमिक एग्ज़ाम के लिए ही नहीं, ये आपको जनरल हर तरह के एग्ज़ाम में ये सवाल बन जाते हैं। इकोनॉमिक बॉटनी के अंदर देखिए, बेसिकली हम लोग उन सभी प्लांट के बारे में पढ़ते हैं जिन प्लांट से ह्यूमन की इकोनॉमी होती है, ग्रोथ होती है, ह्यूमन के हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ह्यूमन के रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, उसकी इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसे प्लांट को हम लोग इकोनॉमिक बॉटनी के अंदर रखते हैं और उसके बाद हम लोग डिफ़ाइन करते हैं। इससे हमें लाभ ये मिलता है कि हमें पता होता है कि कौन सा प्लांट इकोनॉमिकली बहुत ज़रूरी है, हमें उसे बचा करके रखना चाहिए, उसकी इकोनॉमिकल वैल्यू कितनी है और उसकी जो इकोनॉमिकल वैल्यू है या उसके फ्रूट की है, सीड की है, किसकी है, ये उसको कैसा टेम्परेचर पसंद है, ये तो इस तरीके से हमें अगर ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक बॉटनी में पता होंगी तो हम एक सही जगह पे जो प्लांट लगा करके हमें इनकम कमानी है, हम उस तरह की चीज़ों को कमा लेते हैं। इसीलिए इकोनॉमिक बॉटनी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। मेरे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको स्पाइसेस और मेडिसिनल प्लांट की लिस्ट मिल जाएगी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है पीजीटी एग्जामिनेशन और आपकी ग्रेजुएशन और मास्टर की एग्जामिनेशन के लिए। तो आप उस वीडियो को जा करके एक बार विजिट ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको वो भी चीज़ें समझ में आ जाएं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट फाइबर यील्डिंग प्लांट के बारे में। फाइबर, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके कपड़े से लेकर के आपके घरों के पर्दे, आपकी चटाइयाँ, आपके बिस्तर की बेडशीट, आपके जीन्स, आपकी कैप, हर चीज़ जो होती है वो बेसिकली फाइबर से ही बनी हुई है। और ये फाइबर जो आप पहनते हैं इसमें बेसिकली कॉटन का इस्तेमाल किया जाता है। जबकि अगर हम बात करें आपके थैले की, आप जिस बोरे में जिसमें गेहूं और चावल लेकर के आते हैं उसकी, तो वो सभी भी फाइबर के ही बने होते हैं। बस ये फाइबर कुछ अलग क्वालिटी का होता है, वो फाइबर कुछ अलग क्वालिटी का होता है। रस्सियां बनने वाले जो फाइबर होते हैं वो अलग क्वालिटी के होते हैं। तो यहाँ पे आज हम बात करेंगे इसी तरीके के डिफरेंट फाइबर यील्डिंग प्लांट के बारे में और जानेंगे कि आखिर ये जो फाइबर यील्डिंग प्लांट है इनके लिए एक सही टेम्परेचर क्या है, किस एरिया में इंडिया के और अदर कंट्रीज़ के किस एरिया में कितने ज़्यादा उगते हैं, इंडिया में सबसे ज़्यादा क्या उगता है। आइए चलिए आज हम लोग इसी के बारे में बात करते हैं। साथ में बात करेंगे कि किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, इनके प्लांट पार्ट कौन सा यूज़ किया जाता है, इन प्लांट के किस पार्ट का इस्तेमाल हम बेसिकली करते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं कि आज हम इस वीडियो के अंदर क्या क्या बातें करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमने आज इस फाइबर प्लांट में जो सबसे पहला प्लांट लिया हुआ है वो हमारा अपना कॉटन है। कॉटन, आप सभी को पता है कि हम जो भी कपड़े पहनते हैं, जो भी नॉर्मल रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हमारी पहली प्रायोरिटीज़ होती है, जो चूँकि थोड़ा सा महंगा भी होता है ना, तो इसकी जो पहली हमारी प्रायोरिटीज़ होती है वो ये होती है कि हम कॉटन का इस्तेमाल करें। क्योंकि कॉटन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है, वो आपके स्वेट को एब्जॉर्ब भी कर लेता है और बेसिकली एयर बहुत अच्छी तरह से पास करता है। बहुत ज़्यादा मतलब इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा पोर्स दिखाई देते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये बस यही है कि कॉटन जो होता है वो बहुत ही महीन और बहुत ही मुलायम होता है और ये जो चीज़ होती है, इसके बने हुए कपड़े जो होते हैं उनकी कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा होती है। अगर मैं बात करूँ कॉटन की, तो इसका इतिहास दरअसल काफ़ी पुराना है। तकरीबन 7,000 ईयर के आसपास का इनका इतिहास जो है वो है। ठीक है, तो हम एक बार टिक कर देते हैं सारी चीज़ों को। बेसिकली इनकी जो फैमिली होती है वो मॉलवेसी फैमिली को बिलोंग करते हैं। कल्टीवेशन इनका जो है वो तकरीबन 7,000 साल पहले से किया जा रहा है, मैक्सिको के अंदर, इंडिया के अंदर और पाकिस्तान के अंदर। ब्रिटिश ने इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया था इंडिया के अंदर। रफली तकरीबन 43 स्पेसीज़ जो इनकी हैं, 43 स्पेसीज़ जो हैं वो कॉटन की हैं रफली, जिनका इस्तेमाल हम उतना इस लार्ज स्केल पे नहीं करते हैं। लार्ज स्केल पे हम केवल
4 ही ऐसी स्पेसीज हैं जिसका इस्तेमाल कॉटन में करते हैं। आगे जाकर के हम उसको डिटेल में भी पढ़ेंगे। कॉटन ग्रो इन ट्रॉपिकल रीजन, सब ट्रॉपिकल पार्ट ऑफ एशिया। ये बेसिकली थोड़ा सा हल्का ह्यूमिड और गर्म रीजन, वार्म रीजन या फिर ट्रॉपिकल रीजन को ही ज़्यादा प्रीफर ये करते हैं। अगर हम बात करें तो ये सब ट्रॉपिकल पार्ट एशिया के, अफ्रीका के, ऑस्ट्रेलिया के और अमेरिका के ऐसे पार्ट जो थोड़े से समुद्र के किनारे हों, जहाँ पे थोड़ा मानसून भी आता रहे, ह्यूमिडिटी अच्छी खासी रहे, उस जगह पे भाई इनकी डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। जबकि इनकी ग्रेट डाइवर्सिटी हमें मैक्सिको में देखने को मिलती है, जहाँ पे बहुत सारी जंगली वेराइटीज़ हैं कॉटन की, बहुत सारी अदर वेराइटीज़ हैं कॉटन की। तो मैक्सिको हम बोल सकते हैं कि एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे हमें बेसिकली कॉटन सबसे ज़्यादा दिखाई देता है उसकी अदर स्पेसीज़ को लेकर बात करें तो। ईच ईयर, हर साल तकरीबन 25 मिलियन टन कॉटन जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है 70 कंट्री के अंदर, जहाँ पे अगर हम बात करें कि इसकी जो इकोनॉमिकल वैल्यू है वो तकरीबन 12 मिलियन डॉलर है। 12 मिलियन मतलब 12 मिलियन डॉलर्स के आसपास में इनकी इंटरनेशनल कॉटन ट्रेड है, जो कि तकरीबन 12 मिलियन डॉलर्स का बिजनेस करती है। चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना जो है वो कॉटन के मैन्युफैक्चरर की सबसे बड़ी कंट्री के रूप में सामने आता है। द फाइबर इज ऑलमोस्ट प्योर सेलुलोज। अगर हम बात करें कॉटन की तो इस पॉइंट को अंडरलाइन कर लीजिएगा कि जो हमारा कॉटन होता है वो बेसिकली सेलुलोज का बना हुआ होता है। तो आप सबसे पहली चीज, चाइना जो होता है वो ग्रेटेस्ट मैन्युफैक्चरर होता है कॉटन का, इंडिया जो होता है वो ग्रेटेस्ट मैन्युफैक्चरर होता है जूट का। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको हमेशा ध्यान में रखते हैं। सेकेंड जो लार्जेस्ट कंट्रीज की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया भी उसी लिस्ट में आती है। द लार्जेस्ट प्रोसीडर्स या प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉटन करेंटली आर चाइना एंड इंडिया। तो आपको अब समझ में आया होगा कि आखिर जो आपका गॉसिपियम है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। आइए जानते हैं इनकी जो 4 स्पेसीज हैं जो बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट है। इनकी 4 स्पेसीज हैं, गॉसिपियम हिर्सुटम, गॉसिपियम बार्बाडेंस, गॉसिपियम आर्बोरियम और गॉसिपियम हर्बेसियम। ये इनकी स्पेशल 4 स्पेसीज हैं जो वर्ल्ड वाइड ग्रो कराई जाती हैं, जिनकी इकोनॉमिकल वैल्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अगर हम बात करें गॉसिपियम हिर्सुटम की तो अपलैंड कॉटन होता है, नेटिव टू सेंटर अमेरिका, मैक्सिको, कैरिबियन और साउदर्न फ्लोरिडा में पाया जाता है। कैरिबियन थोड़ा सा ह्यूमिड होता है, इसलिए इनके अंदर हमें अच्छा खासा कॉटन देखने को मिलता है। तकरीबन 90% वर्ल्ड प्रोडक्शन जो है वो गॉसिपियम हिर्सुटम का होता है। गॉसिपियम बार्बाडेंस की बात करें तो नोन एज एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल नेटिव ट्रॉपिकल जगह पे ये पाए जाते हैं। बेसिकली ये साउथ अमेरिका में भी देखने को हमें मिलते हैं। 8% तकरीबन वर्ल्ड प्रोडक्शन ये करते हैं। किसका होता है? गॉसिपियम बार्बाडेंस का होता है। वहीं पे अगर हम बात करें गॉसिपियम आर्बोरियम की तो ट्री कॉटन होता है। अगर हम बात करें नेटिव टू इंडिया और पाकिस्तान में ये हमें देखने को मिलता है और तकरीबन 2% से भी कम इनकी जो है वो हमें खेती वगैरह या फिर प्रोडक्शंस वगैरह देखने को मिलती है। वहीं पे अगर हम बात करें गॉसिपियम हर्बेसियम की तो इनकी भी 2% से काफ़ी ज़्यादा कम हमें देखने को मिलती है और इनकी जो मेन ओरिजिन कंट्री है वो है साउदर्न अफ्रीका एंड अरेबियन पेनिसुला। ये वो कंट्रीज़ है जो बेसिकली गॉसिपियम हर्बेसियम को ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, तो ये 4 इम्पॉर्टेंट हमारे स्पेसीज हैं, जीनस हैं और सॉरी स्पेसीज हैं जो हमें देखने को मिलते हैं और इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जिसमें इंडिया की अगर हम बात करें तो गॉसिपियम आर्बोरियम ये इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। और जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है कॉटन का वो होता है गॉसिपियम हिर्सुटम का। ठीक है, तो इस पॉइंट को आपको अंडरलाइन कर लेना है कि कौन सा सबसे ज़्यादा, कौन सा कम और कौन सा इंडिया के अंदर। अब अगर हम बात करते हैं कल्टीवेशन के लिए कि इनके लिए कौन सा टेम्परेचर प्रेशर जरूरी होता है, तो भाई इनको हल्की सी अच्छी खासी धूप पसंद है और मॉडरेट रेनफॉल, मतलब कि अच्छी खासी रेनफॉल मॉडरेट अमाउंट में हो, तकरीबन 600 से 1200 mm के बीच का रेनफॉल हो, तो वो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा रिलायबल होता है, काफ़ी ज़्यादा इनके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। अगर बात करें इंडिया में इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो तकरीबन 26 से 63% जो आपकी गॉसिपियम है वो मिलती है। गुजरात में 17 से 17.96%, 96%,
आंध्र प्रदेश में 13.75% हमें देखने को मिलता है गॉसिपियम। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में तो ये एक लीडिंग कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट के रूप में माना जाता है। तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मध्य प्रदेश में आपको कितने परसेंट कॉटन जो है वो देखने को प्रोडक्शंस में देखने को मिलते हैं। दिस स्टेट हैव प्रीडोमिनेंटली ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट, क्योंकि इस कंडीशंस में, इस रीजन में हमें ह्यूमिडिटी और ट्रॉपिकल दोनों तरह के इन्वायरमेंट प्रॉपर मिल जाते हैं। इसीलिए मध्य प्रदेश जो है वो एक लीडिंग कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट के रूप में जाना जाता है। आप इन सारे पॉइंट्स को अच्छी तरह से ध्यान दे देंगे। अब अगर हम कॉटन की बात करें और जीएमओ का इस्तेमाल ना करें, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जिसमें कि हमारा एक चीज आता है जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन, जिसको हम लोग जीएम के नाम से भी जानते हैं या फिर जीएमसी के भी नाम से जानते हैं। ये एक ऐसा कॉटन था, बात ऐसी थी कि थोड़ा सा बात कर ही लेते इसके बारे में। देखिए क्या था कि जो आपका गॉसिपियम था पुराने समय में, क्या होता था कि 2002 के पहले के बाद के आसपास की बात है कि मैक्सिमम जो हमारा कॉटन होता था वो खराब हो जाता था कीड़ों के कारण। किसके कारण? कीड़ों के कारण। तो जिससे हमारा जो प्रोडक्शन था वो मात्र 50,000 हेक्टेयर के ही आसपास होता था। बट उसके बाद क्या हुआ कि उनके जीन में और जीनोमिक चेंजेस किए गए, एक बैक्टीरिया को यूज़ में लाया गया और उस बैक्टीरिया को यूज़ में ला करके हमने क्या किया कि प्लांट के अंदर एक ऐसे जीन को डेवलप कराया जो कि जिसको कीड़े खाते ही उसको क्या हो जाते थे, उस प्लांट को खाते ही कीड़े क्या हो जाते थे, डेड हो जाते थे। कहने का मेरे मतलब ये है कि हमने एक ऐसी प्लांट बना दी जो कि था डिजीज रेजिस्टेंट, जिसके ऊपर कोई भी इंसेक्ट जो था वो अटैक नहीं करने वाला था, जिससे हमारी जो ग्रोथ है कॉटन की वो 2002 से 2011 के बीच में तकरीबन 10.6 मिलियन हेक्टेयर्स हो गई। जो पहले 50,000 मिलियन हेक्टेयर था वो अब 10.6 मिलियन हेक्टेयर के आसपास हो गई। तो आप समझ सकते हैं कि इस जेनेटिकल मॉडिफाइड कॉटन ने क्या किया कि इसने ईल्डिंग को बढ़ा दिया, क्योंकि ये एक डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटीज थी और इसने जो है इंसेक्ट से होने वाली हानि को बिल्कुल से खत्म कर दिया, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा मुनाफा और फ़ायदा हमें मिलना शुरू हो गया। साथ में ये जो हमारी हम इसमें देखिए, कपास एक ऐसी चीज़ है, आप उसमें पेस्टिसाइड कैसे यूज़ कर सकते हो? नहीं यूज़ कर सकते हो ना, उसकी ईल्डिंग घट जाएगी। इसीलिए हमें उसको जेनेटिकली सही करना था और हमने सही किया और उसका परिणाम 10.6 मिलियन हेक्टेयर देखने को ही बनता है। द जीएम कॉटन वॉज ग्रोन ऑन 88% ऑफ कॉटन एरिया। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो जितने एरिया में आपके कॉटन उगाए जाते हैं, आज उसमें से 88% एरिया में जेनेटिकल मॉडिफाइड कॉटन ही उगाए जाते हैं। जीएम कॉटन अराउंड द वर्ल्ड अबाउट 62%। अगर हम बात करें जीएम कॉटन की तो पूरे वर्ल्ड में 62% जो हैं वो इस्तेमाल में लाए जाते हैं। ऑफ जीएम कॉटन ग्रोन फॉर 1996 टू 2011 वॉज इंसेक्ट रेजिस्टेंट। तकरीबन जो 62% जो जीएम कॉटन यूज में लाए जाते हैं वो आज 2011 से उसमें 62% इंसेक्ट रेजिस्टेंट होते हैं। 24% स्टॉक प्रोडक्ट होते हैं बढ़ाने के लिए, यील्डिंग को बढ़ाने के लिए, और 40% जो होते हैं वो हर्बिसाइड्स रेजिस्टेंट होते हैं। तो ये वो क्वालिटीज़ हैं जो जीएम को खास बनाती हैं, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन को काफ़ी ज़्यादा खास बनाती है, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फसलें उगा सकें। यूजेस की बात करें तो भाई देखो, आप सभी को ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे यूजेस हैं। आप बस जहाँ पे भी क्लॉथ्स का इस्तेमाल करते हो, आप बस ध्यान रख दो कि वही कॉटन का इस्तेमाल है। लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट्स हमने ले रखे हैं जो शायद आप सभी की मदद करेंगे। टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, फिशिंग नेट, कॉफ़ी फिल्टर्स को बनाने में, एक्सप्लोसिव मैन्युफैक्चर करने में, कॉटन पेपर बनाने में और बुक बाइंडिंग में। ये वो इस्तेमाल है जिसके अंदर हम लोग कॉटन का इस्तेमाल करते हैं और आप सभी इन सभी चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो ये था हमारा पहला फाइबर। बात करते हैं अपने दूसरे फाइबर की तरफ। तो दूसरा फाइबर है जूट। जूट जो है जिसको हम लोग गोल्डन फाइबर के नाम से जानते हैं। ये फाइबर बेसिकली रस्सियाँ और आपके मैट्स वगैरह या फिर आप बोल सकते हैं कि बोरे वगैरह बनाने के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ में लाए जाते हैं। ये बहुत ही चीप होते हैं, कम प्राइस के होते हैं और ये जिस प्लांट से ऑब्टेन किए जाते हैं वो प्लांट न केवल फाइबर प्रोड्यूस करता है बल्कि वो प्लांट की जो पत्तियां होती हैं उसको हम लोग चाय की तरह यूज़ कर सकते हैं।
इस प्लांट के फ्रूट्स को जो है हम वेजिटेबल्स की तरह यूज कर सकते हैं। यंग फ्रूट्स को और लीव्स को हम वेजिटेबल की तरह भी इस्तेमाल में ले सकते हैं और साथ में इनके सीड को भी खाया जाता है। जूट जो होता है वो लॉन्ग होता है, साइनी वेजिटेबल होता है और इससे जो है हमें कहते हैं साइनी वेजिटेबल्स फाइबर दैट कैन बी स्पन इनटू कॉर्ड्स स्ट्रॉन्ग थ्रेड, और इससे हमें बहुत ही लंबे लंबे थ्रेड्स और काफ़ी स्ट्रॉन्ग थ्रेड्स देखने को मिल जाते हैं। इट्स प्रोड्यूस फ्रॉम प्लांट इन जीनस कॉर्कोरस। अगर हम बात करें गोल्डन फाइबर या जूट की, तो ये एक प्लांट से निकाला जाता है जिसका नाम है कॉर्कोरस, और उसकी स्पेसीज है, दो स्पेसीज बेसिकली होती हैं। एक स्पेसीज होती है कॉर्कोरस ओलिटोरियस और एक स्पेसीज होती है कॉर्कोरस कैप्सुलरिस। कॉर्कोरस ओलिटोरियस को हम लोग बेसिकली वाइट या फिर टोसा जूट के नाम से जानते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें कॉर्कोरस कैप्सुलरिस को, तो उसको हम लोग वाइट जूट के नाम से जानते हैं। तो इस पॉइंट को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। कॉर्कोरस ओलिटोरियस टोसा जूट, वहीं पे कॉर्कोरस कैप्सुलरिस वाइट जूट के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पे इनकी फैमिली को लेकर के, तो भाई इनके फैमिली में काफी ज्यादा चक्कर था। टिलियेसी, अगेन देन इट्स कन्वर्टेड इनटू मालवेसी एंड देन इस पर मैनियेसी। ये आपके इतनी फैमिली को बिलोंग करते हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो बहरहाल इनकी जो कैटेगरीज है वो है इस पर मैनियेसी के नाम से हम लोग जानते हैं। तो जब भी आप बताइए इस पर मैनियेसी फैमिली अगर ऑप्शन में है तो आप उसको भी टिक करेंगे। मॉलवेसी है और इस पर मेसी नहीं है तो आप उसको भी टिक कर सकते हैं। ये आपके ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करता है। कॉर्कोरस कैप्सुलरिस जो होता है वो प्राइमरी सोर्स होता है हमारे जूट प्रोडक्शंस का। इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे, नाउ दिस टाइम, इस समय, ठीक है। तो ये थी जूट के नॉर्मल इंट्रोडक्शन। अगर हम बात करें इनके कल्टीवेशन की, तो भाई ये सबसे अफोर्डेबल नेचुरल फाइबर के रूप में जाने जाते हैं। जैसा कि मैंने कहा, चीपेस्ट होते हैं। क्या होते हैं? चीपेस्ट होते हैं, ईजिली आपको अवेलेबल हो जाते हैं, काफ़ी लंबे टाइम तक चलते हैं। मतलब अगर आप इनका इस्तेमाल कहीं पे करते हो तो एक बार करोगे, काफ़ी टाइम तक आपको इनको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनके अच्छे अच्छे बड़े बड़े जो बोरे बनाए जाते हैं वो कई साल तक यूं ही चलते रहते हैं। इनका जो प्लांट मटेरियल है वो बेसिकली लिग्निन और सेलुलोज होता है। जैसे कि गॉसिपियम का केवल सेलुलोज होता था, इनमें हमें लिग्निन भी देखने को मिलता है जो इन्हें काफ़ी स्ट्रेंथ फुल बनाता है। अगर हम बात करें इट फॉल्स इनटू बास्ट फाइबर कैटेगरीज, इनको हम लोग बेसिकली बास्ट फाइबर कैटेगरीज के अंदर रखते हैं। जो बास्ट फाइबर होता है, जो फाइबर होता है, मतलब ये जो फाइबर कलेक्ट किए जाते हैं ये बेसिकली बास्ट से कलेक्ट किए जाते हैं। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, इनके फाइबर बेसिकली बास्ट से कलेक्ट किए जाते हैं। द फ्लोएम ऑफ द प्लांट समटाइम्स कॉल्ड द स्किन, और इस बास्ट को हम लोग बेसिकली जो छाल वगैरह होते हैं इसको हम लोग बेसिकली स्किन्स वगैरह का भी नाम देते हैं। तो इनसे ही जो है वो रेशे हमें प्रोड्यूस होते हैं। द इंडस्ट्रियल टर्म ऑफ जूट फाइबर इज रॉ जूट। जो इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं जूट वो बेसिकली हमारे रॉ जूट्स होते हैं। और ये जो जूट होते हैं, जूट का कलर आपका वाइट भी हो सकता है और आपका ब्राउन भी हो सकता है। तो जब आप बहुत ही ब्यूटीफुल से बैग देखते हो, बेसिकली साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो वहाँ पे आपको हमेशा वाइट कलर के बैग्स देखने को मिलेंगे जो जूट के बने हुए होते हैं। मेरे पास भी हैं कुछ, तो वो वाइट जूट से बने होते हैं। उनकी प्राइस काफ़ी अच्छी खासी होती है। जो कर्टन बनाए जाते हैं जूट के, आप सभी को पता है कि काफ़ी ज़्यादा कर्टन बनाए जाते हैं और बहुत ही खूबसूरत और बहुत मजबूत कर्टन होते हैं उनके। वो कर्टन जो है बेसिकली अच्छे जूट से बनाए जाते हैं। बट अगर हम बात करें रॉ जूट्स की, तो बेसिकली जो आपके बोरे वगैरह बनाए जाते हैं रखने के लिए, वो बेसिकली रॉ जूट से बनाए जाते हैं और वो हमें ब्राउन कलर्स के देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें जिसको आप सुतली कहते हैं, सुतली या सुतरी कहते होंगे बहुत सारे लोग, तो वो भी इसी जूट से बनाया जाता है। द सुटेबल क्लाइमेट, इनके ग्रोथ के लिए जो सुटेबल क्लाइमेट होता है वो होता है वार्म और वेट होना चाहिए, बिल्कुल हमारे गॉसिपियम जैसे ही होना चाहिए। मानसून क्लाइमेट को भाई एक थोड़ा सा पसंद करते हैं, ठीक है। अगर टेम्परेचर 20 से 40 डिग्री के बीच में मिला तो मस्त ग्रो करते हैं ये। ह्यूमिडिटी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तकरीबन 70 से 80%। तो जितने भी फाइबर प्रोड्यूसिंग प्लांट हैं उसमें आप एक चीज़ कॉमन रखिएगा
कि धूप भी अच्छी चाहते हैं और साथ में आपके टेम्परेचर भी कम चाहते हैं, ज़्यादा का टेम्परेचर नहीं चाहिए, कोल्ड नहीं होना चाहिए, बस वार्म होना चाहिए, ज़्यादा नहीं, और ह्यूमिडिटी ढंग की होनी चाहिए। तो ये है इनका जूट का चीज़। अगर हम बात करें तो इसके मेन इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, असम इनकी जो है वो एक इंपॉर्टेंट कंट्रीज है, बिहार, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश जो है ये मेन कंट्रीज हैं जो कि जूट के उत्पादन के लिए जानी जाती हैं। बांग्लादेश काफ़ी ज़्यादा जूट का उत्पादन करती है, बट उसकी पॉपुलेशन इतनी अच्छी नहीं होने के कारण, उसमें एक्सपोर्टिंग कैपेसिटी उतनी अच्छी ना होने के कारण इंडिया अक्सर उससे जूट ले लेता है। तो इंडिया जो है वो लार्ज प्रोड्यूसर भी जूट का माना जाता है। हाउएवर इंडिया, पाकिस्तान, चाइना इंपोर्ट सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज ऑफ जूट फाइबर एंड प्रोडक्ट्स फ्रॉम बांग्लादेश। और साथ में इंडिया जो है ना केवल प्रोड्यूस करता है बल्कि बांग्लादेश से और जूट ले भी लेता है। यूजेस की अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने कहा, चीपनेस होता है, सॉफ्ट होता है, लेंथ होता है, काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है। ब्राउन पेपर बैग्स वगैरह बनाने में, स्टोर राइस बनाने में, राइस को स्टोर करने के लिए जो बैग्स बनाए जाते हैं उसमें, और साथ में इनका दूसरा इंपॉर्टेंट रोल है वेजिटेबल फाइबर्स के रूप में। और चूंकि इस कॉटन की बहुत वर्सिटैलिटी है, अगर मैं बात करूं तो ये दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फाइबर माना जाता है, वेजिटेबल फाइबर माना जाता है, और वो भी इसलिए क्योंकि इनकी जो वर्सैटिलिटी होती है वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। जूट इज़ यूज्ड चीफली टू मेक क्लॉथ फॉर रैपिंग बेल्स ऑफ रॉ कॉटन्स। रॉ कॉटन्स को भी रैपिंग करने के लिए इस्तेमाल में लाते हैं, ठीक है, जिसमें उनको रैप किया जाता है। एंड मेक सैक्स एंड कोर्स क्लॉथ्स, और बाकी आपने कभी खादी का इस्तेमाल किया होगा तो, और बाकी अदर जो क्लॉथ्स हैं जो काफ़ी मजबूत और टिकाऊ जो क्लॉथ्स बनते हैं उसको बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। कर्टेन बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। आप लोग देख लीजिएगा कि किन किन चीज़ों में इनका इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम बात करें तो इनके और भी कुछ बाई प्रोडक्ट्स इस प्लांट के यूज़ में लिए जाते हैं, जिसको हम लोग इस प्लांट का इस्तेमाल कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट बनाने में, मेडिसिनल बनाने में, मेडिसिन्स बनाने में, पेंट बनाने में और अदर प्रोडक्ट्स बनाने में भी हम इस प्लांट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये थी कहानी जूट की, जिसको हम लोग गोल्डन फाइबर के नाम से जानते हैं। अगर हम तीसरे फाइबर की बात करें तो आप सभी इसके बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और भाई ये है हमारे साउथ इंडिया का सबसे फेमस प्लांट जिसका नाम है कोकोनट। कोकोनट जो प्लांट होता है, बेसिकली इसका नाम सुनते ही साउथ इंडिया की एक झलक सी सामने आती है, और उसके पीछे का रीज़न ये है कि कोकोनट जो होता है हमारा, ये भाई साहब काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिडिटी, हायर रेनफॉल, सैंडी सॉयल पसंद करते हैं, और ये सभी चीज़ इनको साउथ इंडियन रीजन में या फिर मेघालय पौंडुचेरी के रीजन में ही ज़्यादा देखने को मिलते हैं। कोकोनट जो होता है उसका जो बोटेनिकल नाम होता है वो होता है कॉकस न्यूसीफेरा। नारियल के नाम से हम इसको जानते हैं जनरली। फैमिली एरेकेसी को ये बिलोंग करता है। अगर हम बात करें तो इनके जो पूरे प्लांट होते हैं, इट्स अ एंटायर कोकोनट पाम। जो कोकोनट होता है उसको हमने केवल और केवल इंटायर कोकोनट पाम के कारण इसको कोकोनट कहते हैं, जबकि इनका जो फ्रूट होता है वो ड्रूप होता है, वो नट नहीं होता है। बहुत सारे लोग इसी कारण सोचते हैं कि ये नट होता है, ये अखरोट जैसा होता है, बट ऐसा नहीं है, ये ड्रूप होता है। ड्रूप फूल की खासियत, ड्रूप फ्रूट्स की खासियत होती है कि भाई वो ऊपर इसके फाइबर्स वगैरह या रेशे वगैरह देखने को मिलते हैं। तो ये ड्रूप होता है, ये कोई नट नहीं होता है। तो इसको केवल कोकोनट ऐसा कहते हैं क्योंकि ये प्लांट देखने में, मतलब ये जो फ्रूट्स देखने में होते हैं वो तो इनके नट जैसे लटके हुए होते हैं, इसलिए हम इनको नट कह रहे थे, बट दरअसल ऐसा नहीं है। ये जो फ्रूट्स होते हैं वो बेसिकली ड्रूप होते हैं। तो ये आपको कंफ्यूज कर सकता है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है। इनकी तकरीबन 150 स्पेसीज पाई जाती है कोकोनट्स की। मुझे तो देखने में सब सेम ही लगते हैं, एंड दैट कैन बी फाउंड इन 80 डिफरेंट कंट्रीज। और ये 150 स्पेसीज अलग अलग कंट्रीज के अंदर हमें देखने को मिल सकती है। कोकोनट ट्री जो होते हैं वो ग्रो ओनली इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ये बेसिकली ट्रॉपिकल क्लाइमेट को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर हम बात करें कि द प्लांट लीव सैंडी सॉयल, रिक्वायर्ड सनलाइट चाहिए और रेगुलर रेनफॉल चाहिए भाई इनको। तो इनकी बड़ी ऐसो आराम है, इसीलिए आपको हर घर के सामने तो नहीं दिखने वाले, क्योंकि भाई साहब इनको चाहिए ना प्रॉपर इज्जत। कैसी प्रॉपर इज्जत? सैंडी सॉइल चाहिए भाई, बलुई मिट्टी चाहिए, ठीक है, सनलाइट ठीक ठाक चाहिए, और भैया बारिश भी चाहिए।
तो ऐसी जगह तो भाई एक ही जगह होती है जहाँ पे मॉनसून्स वगैरह अच्छा आता हो, एक वो जगह हो सकती है, और एक आपकी इधर वाली जगह अरुणाचल प्रदेश असम तरफ वाली जगह, वो इनके लिए बहुत अच्छी है। बट थोड़ी सी वहाँ पे जो सॉयल है ना वो थोड़ा सा अलग हो सकता है, अदरवाइज सब कुछ सही है। अगर हम बात करें टेम्परेचर की तो भैया ये लो टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं कर पाते, मतलब कि ये सर्वाइविंग नेचर इनमें बहुत ही कम होता है। ये उगेंगे तो पूरी ठाट बाट के साथ में, अदरवाइज काम नहीं चलाने वाले ये, ठीक है। ये काम चलाऊ नहीं जगह पे नहीं उगते हैं। अगर हम इनके यूजेस की बात करें तो कोकोनट फ्रूट जो होता है वो बहुत ही हाइजीनिक होता है, उसके अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स और फैट्स देखने को आपको मिलते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। और आप सभी को जो है कोकोनट फ्रूट्स जो हैं वो खाने चाहिए। और आप सभी को पता है इसके फ्रूट्स का एक काम नहीं है, इसके गरी के जो बुरादे बनाए जाते हैं, ड्राई फ्रूट्स के साथ जो इस्तेमाल में लाए जाते हैं, खीर सेवई हर जगह पे जो हम इनको इस्तेमाल में लाते हैं, पान में इस्तेमाल में लाते हैं, हर जगह पे हम इनका इस्तेमाल करते हैं। कोकोनट ऑयल ना केवल बालों के लिए, लोग इनको स्किन के लिए, हाथ पैर हर जगह के लिए कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। और बड़े बड़े जो भी हमारे जिम्नास्ट होते हैं वो भी इस ऑयल का इस्तेमाल करते हैं मोबिलिटी के लिए। कोकोनट वाटर अमेजिंग। कोरोना वायरस के टाइम पे बोला जाता था कि कोकोनट वायरस बोल दिया, कोकोनट वाटर। ये जो कोकोनट वाटर है ये बेसिकली जो है यूज़ में आता है आपकी इम्यूनिटी को इन्हेंस करने के लिए, आपके ब्लड को प्योरीफाई करने के लिए। वहीं पे अगर हम बात करें इसके आउटर कवरिंग की कोकोनट के, तो इसका इस्तेमाल हम लोग बेसिकली फाइबर के बनाने के काम में आ जाता है। तो ये है कोकोनट के कुछ इंपॉर्टेंस, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंस है भैया। इन आम की आम गुठलियों के दाम। इनकी पत्तियों का इस्तेमाल हम लोग बकेट वगैरह बनाने में करते हैं। फूल का इस्तेमाल हम लोग मेडिसिनल वैल्यू में भी कर देते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें कोकोनट हस्क की तो रस्सियां वगैरह बनाने में, बेड वगैरह वो फाइबर बेड वगैरह बनाने में, ब्रिक्स बेड फाइबर ब्रिक्स बनाने में, इन सब चीज़ों में इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। अगर हम बात करें तो इसके पेड़ की जो लकड़ियाँ होती हैं वो काफ़ी स्ट्रेट होती हैं, तो उसका भी इस्तेमाल हम लोग ले सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है कोकोनट के बारे में जो कि आपको देखने को मिला इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में। यहाँ पे देखिए कोकोनट हस्क का इस्तेमाल हम लोग क्या बनाने में कर रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा कि छोटे छोटे ब्लॉक्स बनाने का काम करते हैं। फॉरेन कंट्रीज में बहुत यूज़ में आता है ये, ठीक है, जिनसे कि क्या होता है कि जैसे ज़मीन वगैरह जो बनती है या फिर जो मकान वगैरह बनते हैं वहाँ पे ये इस्तेमाल में लाए जाते हैं। अगर हम बात करें तो ब्लॉक्स जो बनाए जाते हैं रखने के लिए, ठीक है, जैसे कालीन वगैरह होता है वो, और फाइबर्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं जिनसे रस्सियाँ वगैरह बनाई ही जाती हैं। अब अगर हम बात करते हैं इनके कल्टीवेशन की तो भाई देखो ये बहुत ही अलग जगह पे उगते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग एक बार येलो कलर का ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इनके कल्टीवेशन और यूजेस की तरफ ध्यान देते हैं, ठीक है। चलो ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है कि भाई ये जो होते हैं बेसिकली ह्यूमिड एरिया में पाए जाते हैं। लो एनुअल प्रेसिपिटेशन सच एज कराची, पाकिस्तान रिसीव ओनली 250 mm, मतलब ऐसे जगह पे जहाँ पे बारिश बहुत कम हो, लो एनुअल प्रेसिपिटेशन हो, बट ह्यूमिडिटी ठीक ठाक हो, तो भी ये वहाँ पे ग्रो कर जाते हैं। क्योंकि इनको वाटर से नहीं, इनको ह्यूमिडिटी से मतलब है। क्योंकि जहाँ पे बारिश वगैरह ठीक ठाक होती वहाँ पे ह्यूमिडिटी थोड़ी होती है, बट पाकिस्तान और कराची में ह्यूमिडिटी अच्छी होने के कारण ये वहाँ ग्रो कर जाते हैं कम रेनफॉल में भी। अगर हम बात करें तो इनको वार्म टेम्परेचर बहुत पसंद है। कोकोनट पाम जो होता है उसको वार्म कंडीशन में वो बहुत अच्छी तरह ग्रो करता है, और कोल्ड को वो थोड़ा सा भाई पसंद नहीं करता है। अगर हम बात करें वर्ल्ड प्रोडक्शन की तो ट्रॉपिकल एरियाज में हमें ये ज़्यादा देखने को मिलता है, ट्रॉपिकल एशिया में ये हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें इंडिया की कंट्रीज़ के अंदर तो भैया इसमें केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, पांडुचेरी, आंध्र प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, ओडिशा, बंगाल, आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार में ये हमें देखने को मिलते हैं। बेसिकली समुद्र का जो किनारा होता है ना, वो जितने भी एरिया के बारे में भी आपने पढ़ा, ये सभी अप्रॉक्स जो हैं वो ओशन के आसपास में हैं, सी के आसपास में हैं। तो इसलिए ऐसी जगह पे कोकोनट देखने को मिलते हैं।
स्पेशली अगर आप बात करेंगे कैरिबियन कंट्रीज़ की तरफ जाइए, वेस्ट इंडीज़ की तरफ जाइए, तो वहाँ पे कोकोनट बहुत देखने को मिलते हैं और शायद उनके जो फ्लैग है उसमें भी वो देखने को मिलता है। तो 4 साउदर्न स्टेट हैं जो कि हमें 92% कोकोनट देते हैं। साउथ इंडिया, 4 ऐसी साउथ इंडियन स्टेट है जो हमें तकरीबन 92% कोकोनट देते हैं भाई। वो हैं केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश, जिसमें सबसे ज़्यादा जो कल्टीवेशन देखने को मिलता है वो केरला में देखने को मिलता है, तकरीबन 45 से 45.22%, तमिलनाडु से 25.56% और कर्नाटक में तकरीबन 10.85%, आंध्र प्रदेश से 8.93%। ये वो जगह हैं जहां से तकरीबन 92% आपके कोकोनट देखने को मिलते हैं। बाकी गोवा, महाराष्ट्र, उड़ीसा तकरीबन ये सब मिला करके 8.44% ही देखने को मिलते हैं। तो ये हैं हमारे ऐसी कंट्रीज जहां पे होती हैं कल्टीवेशन। इसी से हमें मिलता है एक कोयर, जिसको कि हम लोग बोलते हैं कोयर, जो कि हस्क ऑफ कोकोनट से मिलता है। और ये जो होता है कोयर, इसका इस्तेमाल बेसिकली रोप्स, मैट्स, डोर मैट्स, ब्रशेस, सैक्स, कॉकलिंग, बोट और स्टफिंग फाइबर ऑफ मैट्रेस बनाने में किया जाता है। इनका इस्तेमाल बेसिकली हम लोग हॉर्टिकल्चर के कंपोस्ट बनाने में भी करते हैं। बाकी ये आपके सामने यूजेस लिखे हुए हैं, आप इनको पढ़ लीजिएगा। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, क्योंकि आने वाला वीडियो बेवरेजेस का रहेगा और बाकी अदर भी मेडिसिनल प्लांट अदर भी इकोनॉमिकल प्लांट है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच वीडियो को देखने के लिए एंड बाय बाय। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। अगर बोलो तो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है, लेकिन इसको जो है लोग जो है वो इतना सीरियसली नहीं लेते हैं, पर ये हर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल जाते हैं। अब मैं आपको अगर इनकी वर्सटाइलिटी की बात करूँ या फिर मैं बात करूँ कि आखिर ये किस किस तरह के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो आप ये जान लीजिए कि टीजीटी, पीजीटी, बीएससी, एमएससी, उसके बाद जितने भी तरीके के आपके वनडे एग्जामिनेशन है उसमें भी इन सभी चीज़ों के बारे में अक्सर डिस्कस होता ही है। इसलिए ये टॉपिक जानना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि हर दफ़े आपसे कोई ना कोई पूछ लेता है कि कोई मसाले हैं, कोई मेडिसिन है, वो प्लांट के किस पार्ट से मिल रही है, कौन से प्लांट से कौन सी चीज़ें मिल रही है, वो प्लांट किस फैमिली को बिलोंग करता है। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल जो होते हैं वो आते हैं। और बीएससी अगर मैं ग्रेजुएशन की बात करूँ तो हर यूनिवर्सिटी के अंदर इकोनॉमिक बॉटनी का एक पेपर होता ही है, और अगर मैं एनिमल के अंदर बात करूँ तो इकोनॉमिक जूलॉजी का एक पेपर होता ही है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक बॉटनी के अंदर मेडिसिनल प्लांट की। बहुत ही जल्दी ख़त्म करूँगा, और आप अगर इसके स्लाइड्स को ध्यान में रख करके देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझने या ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको क्या ध्यान रखना है, न कॉमन नेम क्या होता है उस प्लांट को जनरली हम किस लैंग्वेज में जानते हैं, ताकि वर्नाकुलर नेम जानने से आपके लिए चीज़ें ईजी हो जाती हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जो आपके अपने घर के जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं वो आपको कहते हैं ना कि फ़लाना प्लांट का मेडिसिन ले लो तो सही हो जाएगा। तो काफ़ी कुछ तो जानकारी हमें वहीं से मिल जाती है, इसलिए वर्नाकुलर नाम जानना ज़रूरी है ताकि आपको कहानी की तरह सारी चीज़ें जो है वो याद रहें। अगर हम सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे हमने जो सबसे पहला प्लांट लिया हुआ है वो प्लांट है हमारा सर्पगंधा, जिसे हम लोग सर्पेंटाइना के भी नाम से जानते हैं। अगर हम इसके बोटेनिकल नाम की बात करें तो इसका नाम है रॉल्फिया सर्पेंटाइना, और यहाँ पे इसकी जो फैमिली है वो है एपोसाइनेसी फैमिली को ये बिलोंग करते हैं। तो आप इनके फ्लावर को देख रहे हैं, इसमें ब्लैक ब्लैक कलर के आपको दिख रहे हैं इनके फ्लावर में जो इनके फ्रूट्स हैं। उसके बाद क्या हो रहा है, क्या चीज़ें हम लोग इनकी इस्तेमाल में लाते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो देखिए क्या होता है कि इनकी जो जड़ें होती हैं सर्पेंटाइना की, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत कमाल की और मेडिसिनल वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होती है। अगर हम बात करें इनकी जो पत्तियां होती हैं वो लंबी होती हैं, फ्लावर थोड़ा सा पिंकिश होता है, वाइट भी होता है, स्मॉल डार्क पर्पल और ब्लैक कलर के फ्रूट्स हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें तो जो हमारा सर्पगंधा होता है, इसको जो हमारी मशहूर चरक संहिता है, जो ग्रंथ है या ग्रंथ सॉरी बोल दिया इनको, जो किताब है, जो चरक जी की किताब है चरक संहिता, उसमें इस चीज़ को मेंशन किया गया है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, मतलब ये
बहुत ही पुरानी जड़ी बूटी है जिसका पुराने समय से लोग इस्तेमाल में कर रहे हैं। द ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम एयर ड्राइड रूट्स, और जो इनसे जो मेडिसिन मिलती है हमें, जो सबसे इम्पॉर्टेंट मेडिसिन मिलती है वो इनके रूट से मिलती है, डेड रूट से मिलती है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। बाकी इनके अंदर सेंसिटिविटी को, इलनेस को कम करने की पावर होती है। इंटेस्टाइन डिसेंट्री वगैरह अगर है, पेट वेट ख़राब है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। कॉलरा के ट्रीटमेंट और फीवर में आपकी मदद करता है। उसके बाद इसका जो रूट होता है वो यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ावा देता है, जिससे कि जो चाइल्ड बर्थ होती है लेडीज़ के अंदर उसमें काफ़ी मदद मिलती है। तो डिलीवरी के समय आप इसका सेवन करते हैं, मेडिसिन या फिर इससे बनी मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें यहाँ पे प्लांट और वाइडली, अगर मैं बात करूँ किस रीजन में हमें देखने को मिलते हैं, कहाँ पे हमें मिल सकते हैं, तो पंजाब से लेकर के नेपाल तक, सिक्किम, भूटान, असम, वेस्टर्न घाट और अंडमान्स में इनकी हमें सबसे ज़्यादा मतलब ये हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो ये था हमारा सरपेंटाइना या फिर जिसे हम लोग सर्पगंधा के भी नाम से जानते हैं। और ये मेडिसिनल, अगर मैं वैल्यूएबल प्लांट की बात करूँ तो सबसे पहले इसीलिए रखा गया है क्योंकि इसके बहुत सारे काम और इफ़ेक्ट हैं जो कि आप जानते हैं। अगर मैं आगे नेक्स्ट मेडिसिन या फिर नेक्स्ट मेडिसिनल प्लांट की बात करूँ तो ओपियम पॉपी फेमस है। लोग नशे की तरह इसको इस्तेमाल में लेते हैं, लेकिन ये सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। और आप भी लोगों को इसके प्रति जागरूक करिए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ होती है जिससे कि बेनिफिट कम होता है और गवर्नमेंट इस पे रोक नहीं लगाती है, क्योंकि इससे बहुत ही इजी तरीके से हमें ऐसी मेडिसिन मिलती है जो कि लोगों को काम में आती है। पर अगर गवर्नमेंट चाहे तो इस चीज़ों पे रोक लग सकती है, पर देखिए क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। जो भी चीज़ें हैं सब सही ही है। अगर यहाँ पे बात करें हम, यहाँ पे इसका जो बोटेनिकल नाम होता है ओपियम पॉपी का, वो होता है पेपेवर सेमिनिफेरम। और फैमिली इसकी पेपरवेसी फैमिली की होती है। पेपरवेसी जो फैमिली होती है उसमें आते हैं हमारे ओपियम पॉपी, जिसको हम लोग पेपेवर सेमिनिफेरम कहते हैं। या फिर अगर मैं इसकी हिंदी नाम की बात करूँ तो इसी का नाम अफीम होता है। इट इज़ अ हर्ब्स। यूपी, जालंधर, होशियारपुर, पंजाब में ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है और इस्तेमाल भी किया जाता है। पंजाब और यूपी के अंदर इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और नशे के रूप में भी लोग इसका बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ओपियम की अगर हम बात करें तो ओपियम जो होता है वो हमारा क्या होता है, यहाँ पे जो कैप्सूल पाई जाती है, इनके जो फ्रूट्स होते हैं इनकी जो कैप्सूल होती है, इसी कैप्सूल से एक मिल्क निकलता है, एक एक्सट्रैक्टेड ग्लैंड होती है जो कि जिससे कि वो मिल्क प्रोड्यूस होता है। और वो जो मिल्क प्रोड्यूस होता है वही क्या होता है, उसी को सुखा करके हम लोग के तमाम तरह के एल्कोलॉइड्स वगैरह बनाते हैं। ये जो होते हैं ये बेसिकली, अगर मैं इसके मेडिसिनल यूजेस की बात करूँ तो इनमें कुछ ऐसे एल्कोलॉइड होते हैं जो कि पेन को रिलीफ करने में हमारी मदद करते हैं, अगर उनको एक हम लिमिटेड डोज के अंदर लें। लेकिन लोग इसको लिमिटेड डोज में ना लेकर के हायर डोज का इस्तेमाल करते हैं, जो कि नशे की तरह इस्तेमाल में किया जाता है। स्लिप, रिलीव पेन, रिलैक्स स्पैज्म, मतलब कि आपको रिलैक्स करने में, एक दूसरी दुनिया में ले जाने में आपकी मदद करता है। पर यस, अगर हम इसकी आदत और इसको ख़तरनाक तरीके से लेंगे तो यह हमारे हेल्थ पे भी बुरा प्रभाव डाल सकता है, साथ में हमारे नर्वस सिस्टम पर भी। इनका रेजिन और ऑयल जो होता है वो एल्कलॉइड के रूप में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी होता है। इसका जो ड्राइड लेटेक्स होता है, जो हमारा मिल्क लाइक प्रोडक्ट होता है, वही जो होता है मॉर्फिन, कैडिन और पेपरवेरिन बनाने के काम में आता है। मॉर्फिन जो होता है वो हमारा पावरफुल एनाल्गेसिक होता है, नाइक्रोटिक और स्टिमुलेंट होता है, जिसे अक्सर लोग जो है ऑपरेशन और तमाम तरह के हार्ड चीज़ों को करने में इस्तेमाल करते हैं, जो भी सर्जरी वगैरह होती है वो। तो ये थे हमारे अफ़ीम। अगर मैं बात करूँ इसके उपयोग की तो आपको ढेरों सारे ऑप्शंस अफ़ीम के मिल जाएंगे मार्केट के अंदर, जो कि अफ़ीम की तरह ही काम करते हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल हम नशे के रूप में नहीं कर सकते हैं। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए या तो इसको पूरी तरह से बंद कर दें या तो फिर इस पर बहुत ही जल्द से जल्द रोक लगाए, वो ज़्यादा अच्छा होता है। अगर हम बात करें अपने नेक्स्ट तरफ तो यहाँ पे हमारे सामने है क्विनिन। क्विनॉन जो होता है उसको हम लोग सिनकोना के नाम से जानते हैं। इसका बोटेनिकल नाम होता है सिनकोना। फैमिली की बात करो तो ये रूबिएसी फैमिली को बिलोंग करते हैं। अगर आप इनके फ्लावर्स को देख सकते हैं, प्लांट को देख सकते हैं, तो आपको बगल में दिख जाएंगे। अगर आपने अभी तक देखा हुआ इसे अपनी आंखों से कभी असली में, तो फिर ठीक है, अच्छी बात है।
क्विनन की बात करें तो इसको हम लोग मेडिसिनल वैल्यू में बहुत इंपॉर्टेंट है। मलेरिया के इस्तेमाल में, मलेरिया के रोग के इस्तेमाल में क्विनोन का इस्तेमाल किया जाता है, सिनकोना का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप अपने पुराने लोगों से पूछिए, अगर उनको क्विनन या फिर क्विनोन या फिर सिनकोना के बारे में अगर पता है तो फिर वो आपको ज़रूर बताएंगे। वैसे ये पाए जाते हैं बेसिकली नीलगिरी में, सिक्किम में, वेस्ट बंगाल के इलाके में ये हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। क्विनॉन जो होते हैं वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। साथ में अगर आप इनकी पत्तियों, अगर इनके फ्लावर्स का इस्तेमाल करते हैं तो आपके पाच डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर पेट में दर्द को भी सही करने में मदद करते हैं। जैसे कि अमीबिक डिसेंट्री अगर आपको है, अमीबिक डिसेंट्री है या फिर इन्फेक्शन है या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मदद आपकी कर सकते हैं। ब्लाइंडनेस और नौसा में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है, तो ये भी अगर आपकी बीमारियां हैं तो आप इसमें भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हार्ट पेशेंट को शुड बी अवॉइडेड बाय हार्ट पेशेंट एंड प्रेग्नेंट वुमेन, इसको हार्ट पेशेंट और प्रेग्नेंट वुमेन को देना हानिकारक होता है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल कर भी रहे हो तो पहली बार डॉक्टर के पूछ से करिए। मान लो आपके पेट में दर्द है, आपको लगे कि आपकी अमीबिक डिसेंट्री है, तो बिल्कुल मत इसका इस्तेमाल करिए। अगर आप प्रेग्नेंट वुमेन हैं तो नीचे लाइन को आप ध्यान रखिए, हार्ट पेशेंट और प्रेग्नेंट वुमेन इसका इस्तेमाल कभी भी ना करें। अगर हम उसके बाद बात करें तो यहाँ पे हमारे पास सबसे कमाल की जड़ी बूटी है जिसका नाम है अश्वगंधा। बोटेनिकल नाम की बात करूँ तो इसका नाम होता है विटेनिया सैमेनिफेरा और फैमिली सोलेनेसी को बिलोंग करती है। अगर हम बात करें इसका तो ये सेक्सुअल पावर को इंक्रीज़ करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। और अक्सर जो होता है, जितने भी आपके एडल्ट मैन होते हैं जिनके अंदर भी जो खास जड़ी बूटियाँ होता है, बाबा के पास जाते हैं तो उनको एडल्ट वुमेन को वो अश्वगंधा देते हैं। बहरहाल वो लोकल होता है। ओरिजिनल अश्वगंधा आपकी भूख को बढ़ाता है, आपकी सेक्सुअल पावर को भी इंक्रीज़ करता है। मैंने थोड़ा सा इसके बारे में जब थोड़ा सा पढ़ाई की अश्वगंधा को लेकर के, क्योंकि कुछ ऐसी मेडिसिन्स प्लांट हैं जिनका इस्तेमाल हम करते हैं तो ये आपके ब्लड प्रेशर्स वगैरह को काफ़ी ज़्यादा अच्छा करने में मदद करता है। इट इज़ स्मॉल अंडर श्रब्स विल ओवेट लीव्स एंड पेल ग्रीन स्मॉल फ्लावर, इसमें ग्रीन कलर के छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो ओवेट लीफ मतलब गोलाकार ओवल शेप की लीफ होती है, आपको बगल में दिखाई दे रहा है। रूट जो होता है प्लांट ड्रग्स अश्वगंधा इज ऑब्टेन, इनके रूट से हमें अश्वगंधा मिलती है जो कि इस्तेमाल में लाई जाती है। इट इज़ यूज़फुल फॉर सेक्सुअल वीकनेस, ऐसे एडल्ट्स जिनको कि सेक्सुअल पावर समय के साथ कमज़ोर होती जाती है वो अक्सर इसका इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन रूमेटिज्म एंड जनरल वीकनेस एंड फंक्शन एज नेक्रोटिक एंड डायूरेटिक। अब जितने भी आप अदर केमिकल, मैंने क्या कहा कि जितने भी आप अदर मटेरियल देखते हैं जैसे कि आपका है रिवाइटल, आप तमाम तरह के मेडिसिन के नाम जानते हो, उसके अंदर भी इन तमाम तरह की चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। इनकी जो रूट और लीव्स होती है वो एंटी बैक्टीरियल के काम में आती है, तो बैक्टीरिया को किल करने वगैरह में भी इनका इस्तेमाल हो सकता है। तो ये सब चीज़ें थी अश्वगंधा के बारे में, सर्पगंधा, अश्वगंधा। तो यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा तुलसी। आप सभी इनसे काफ़ी फेमस होंगे, इनको हम लोग तुलसी माता के भी नाम से जानते हैं। तो ऑक्सीमम जो होती है वो हमारी तुलसी होती है और ऑक्सीमम सेंक्टम ये हमारे नॉर्मल तुलसी होते हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। फैमिली की बात करें तो ये लेमिएसी या फिर लेबिएट फैमिली को बिलोंग करते हैं। और अगर मैं बात करूँ तो तुलसी में ऐसी क्या चीज़ें होती हैं, तो बहुत ही कमाल की चीज़ें हैं तुलसी के अंदर। पहली बात, इनका जो लीव्स होता है उसको अगर आप हॉट वाटर में, टी वगैरह में इस्तेमाल करके पिएँ तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। साथ में आपके गले के अंदर अगर ब्रोंकाइटिस या फिर आपके गले में सर्दी वगैरह भी है, अभी कोरोना वायरस का दौर चल रहा है, तो अगर आप जब भी पानी को गर्म करिए उसमें हल्की सी तुलसी को डाल लीजिए, तो उसके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। क्योंकि तुलसी में मौजूद जितने भी हमारे इंटरेस्टिंग कंपाउंड्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा फिनोलिक कंपाउंड आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं, आपके लिए अच्छे हो सकते हैं। इनमें इनकी लीफ में कुछ ऑयल प्रेजेंट होते हैं जो कि बैक्टीरिया और इंसेक्ट को मारने में काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। अगर मैं बात करूँ तो अ पॉलिटाइज ऑफ इट्स वॉट फ्रेश लीव्स इज़ अप्लाइड ऑन रिंगवॉर्म एंड अदर डिजीज ऑफ स्किन्स। अगर आप जहाँ पे भी इस जगह पे हैं
जहाँ पे रिंगवर्म, दाग वगैरह है, दाद वगैरह है, या फिर आपको किसी भी तरह की स्किन डिसऑर्डर है तो वहाँ पे आप तुलसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। उस जगह पे तुलसी लगाने से बैक्टीरियल इन्फेक्शन पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। अगर हम बात करें सीड आर यूज्ड इन डिसऑर्डर एंड यूरिनरी सिस्टम के लिए भी इनकी सीड जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि ये कहते हैं कि इनकी सीड को नहीं खाना चाहिए। वो इस बात का खास ख्याल रखें कि इनकी सीड से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बल्कि कि आपका यूरिनरी सिस्टम काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी होगा। सीड आर आल्सो यूजफुल इन डिसेंट्री एंड क्रोनिक डायरिया, और इनके सीड का इस्तेमाल आप डायरिया में भी कर सकते हैं। मतलब अगर आपका पेट खराब है तो आप उस समय इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है और इसका A to Z पार्ट प्लांट का बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। अगर उसके बाद मैं नेक्स्ट प्लांट की बात करूँ तो एफेड्रा, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट प्लांट होता है। ये हमारा बेसिकली जो होता है वो एक तरह का जिम्नोस्पर्म ही है, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि एफेड्रा ग्रैंडियना जो होता है वो फैमिली एफेड्रेसी को बिलोंग करता है, और ये बेसिकली हमारे एक जिम्नोस्पर्म होते हैं। हिंदी में इसे खंडा के भी नाम से जानते हैं, और अक्सर रेतीली जगहों पे ये सबसे ज़्यादा मौजूद आपको देखने को मिलते हैं। एफेड्रा जो होती है वो हमारे एक जीरोफाइटिक है, जैसा कि मैंने कहा रेतीली जगह पे देखने को मिलते हैं। फाउंड इन ड्रायर रीजन ऑफ हिमालयस फ्रॉम कश्मीर टू सिक्किम, जहाँ पे भी गर्म जगह होती है वहाँ पे ये उगते हैं। स्केली लीव होती है, जिम्नोस्पर्म की है तो यस स्केली लीव्स इसमें हमें देखने को मिलते हैं। जगह जगह पे लीव्स में नोट्स देखने को मिलते हैं जो कि आपको यहाँ येलो कलर के देखने को दिख रहे हैं। फेमस एंटीबायोटिक ड्रग एफेड्रिन जो होती है वो इससे बनाई जाती है। एफेड्रिन जो होती है वो आस्थमा के ट्रीटमेंट के लिए, फीवर के ट्रीटमेंट के लिए, हे फीवर के ट्रीटमेंट के लिए, कोल्ड के लिए हमें इस्तेमाल में लाई जाती है। अगर मैं बात करूँ तो जिम्नोस्पर्म में मेडिसिनल वैल्यू में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लांट हमारा एफेड्रा ही आता है, और इससे जो बायोटिक्स बनाई जाती है, एंटीबायोटिक बनाई जाती है एफेड्रिन, वो बहुत ही लार्जली यूज़ की जाती है। अगर हम बात करें तो कार्डियक स्टिमुलेंट्स के रूप में भी हम इनको इस्तेमाल में लाते हैं, साथ में नेसल स्प्रे के रूप में इस्तेमाल में लाते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन में और अस्थमा में हम इसको इस्तेमाल में लाते हैं। अगर हम बात करें तो रिसर्च सोर्स ऑफ इसकी जो स्टेम होती है उससे हमें एफेड्रिन जो होती है वो बेसिकली मिलती है। तो अगर कोई पूछे एफेड्रिन किससे मिलती है तो आप ज़रूर क्या बताएंगे, एफेड्रिन हमें इनके स्टेम से मिलती है। तो ये थे हमारे कुछ मेडिसिनल प्लांट। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और आप हमें बताइएगा कि आप और किस मेडिसिनल प्लांट के बारे में जानते हैं और मुझसे कौन सी मेडिसिनल प्लांट छूट गए। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा लाइक करिएगा, शेयर सब्सक्राइब करिएगा, लोगों को इन प्लांट के बारे में बताइएगा, और किसी भी प्लांट को इस्तेमाल करने के पहले उसके बारे में अच्छी तरह और ज़्यादा जान लीजिएगा। हो सकता है मेरी जानकारी पूरी तरीके से संपूर्ण ना हो, तो आप ज़रूर इनके बारे में किसी न किसी औषधि, किसी न किसी ग्रंथ में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ज़रूर मिल जाएगा, और अपने रिस्क पे ही इनका इस्तेमाल करिएगा। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं ऑनलाइन टीचिंग ओटी। ऑनलाइन टीचिंग ओटी के आज इस वीडियो में मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ स्पाइसेस के बारे में। आप सभी को पता होगा कि जो स्पाइसेस होती हैं वो इकोनॉमिक बॉटनी में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जब आपके क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें स्पाइसेस के बारे में भी डिस्क्रिप्शंस पूछता है। जो डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन है जितनी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ग्रेजुएशन में, वहाँ पे आपसे एक या दो तरह के स्पाइसेस के डिस्क्रिप्शंस के बारे में पूछ सकता है। बाकी अगर मैं अदर यूनिवर्सिटीज़ जैसे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँ तो वहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पेपर होते हैं, तो उन क्वेश्चंस पेपर में तो बहुत सारे सवाल इनसे बन सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। देखिए, एक मैंने आपके लिए वीडियो बनाया हुआ था जिसमें हमने आपसे बात किया हुआ था इकोनॉमिक बॉटनी के डिफरेंट टाइप्स के जो हमारे मेडिसिनल प्लांट हैं, वो एक स्पाइसेस के ऊपर है। नेक्स्ट हमारा बेवरेजेस और जो आपका फ्लैक्स वगैरह है, या फिर जिसको हम कॉटन है, फ्लैक्स है, फाइबर्स, हाँ फाइबर्स प्लांट के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो BSc थर्ड ईयर के ये सिलेबस में बहरहाल बिलोंग करता है, लेकिन यहाँ पे मैं आपसे बात करूँगा जो कि सभी स्टूडेंट देख सकते हैं, चाहे वन डे एग्जामिनेशन हो, चाहे PGT एग्जामिनेशन हो, जो भी देख रहे होंगे ये वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट होता ही है। यहाँ पे हमारे पास जो सबसे पहले प्लांट है वो है हींग, जिसको हम लोग अस्फॉइटिडा बोलते हैं इंग्लिश में। अगर हम बोटेनिकल नेम की बात करें तो इसका नाम है फेरुला अस्फॉइटिडा।
फैमिलीज़ की एपियेसी होती है। वर्नाकुलर मतलब कॉमन नेम में इसको हम लोग हिंदी में हींग और तेलुगु में इंगुआ के नाम से जानते हैं। इनका जो प्लांट पार्ट होता है उसमें हम लोग गम रेजिन जो होता है, जैसे कि हमारे जो आपने बबूल का पेड़ देखा होगा, बबूल के पेड़ में आपको हल्का सा लिक्विड जैसा निकला हुआ दिखाई देता है ना, बिल्कुल फेविकोल या फेविक्विक जैसा एक नहीं दिखाई देता आपको, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट मटेरियल। उसी तरीके से ये भी गम रेजिन होते हैं, प्लांट सिक्रीट करते हैं। यूजेस की बात करूँ तो culinary प्रिपरेशंस मतलब कि अगर हम बात करें तो आपकी वो रसोई वगैरह में इस्तेमाल होती है सब्जियां, उसमें ये बेसिकली इस्तेमाल में आते हैं। अगर हम बात करें इट इज़ कार्मिनेटिव, डाइजेस्टिव, डायूरेटिक एंड लग्जेटिव, और ये मेडिसिनल रूप से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जिनको डाइजेशन से प्रॉब्लम होती है तो डाइजेशन में, फूड के डाइजेशन में, जो भी हम खाना खा रहे हैं उसके डाइजेशन में बहुत अच्छा होता है। यूरेटिव होता है, महकदार खुशबूदार होता है। अगर आपका मन हल्का फुल्का मिचला रहा है तो आप उसमें भी इस्तेमाल में लाते हो। तो ये तमाम तरह की चीज़ों में इस्तेमाल में आता है। जैसे कि अगर आप हाजमोला को देखो तो उसमें भी हम इसको इस्तेमाल में लाते हैं। तो डाइजेस्टिविटी के कारण ये मेडिसिनल वैल्यू इसकी थोड़ी सी बढ़ जाती है, इसकी प्रॉपर्टीज़ भी हमें मेडिसिनल देखने को मिलती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए आपको इसको ध्यान में रखना है। तो क्या बताया मैंने, अस्फर्टिडा ध्यान रखिएगा, फैमिली इसकी एपियेसी फैमिली की होती है। नेक्स्ट अगर हम अपने अगले जो है स्पाइसेस की बात करूँ तो ब्लैक पीपर आता है। ब्लैक पीपर का जो बोटेनिकल नाम होता है वो है पाइपर निग्रम, फैमिली पिपरेसी। अगर इसके कॉमन नेम की बात करूँ तो हिंदी पंजाबी में इसको काली मिर्च के नाम से जानते हैं। और आप सभी को पता है कि काली मिर्च कितनी इम्पॉर्टेंट होती है खाने के फ्लेवर, मीट से जितने भी सामान बिलोंग करते हैं उसमें काली मिर्च का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और होता क्या है काली मिर्च, काली मिर्च बेसिकली जो होता है वो एक ड्राई फ्रूट्स होता है जो कि प्लांट के द्वारा होता है। आप जैसा कि डायग्राम में भी देख रहे होगे, ये हमारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं। शुरुआत में ये ग्रीन कलर के होते हैं, तो हम इनके और भी काम करते हैं, जैसे कि अचार वचार इनसे बनाए जाते हैं। पर जब ये ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं, तो इनका हम लोग इस्तेमाल करते हैं ब्लैक पीपर के रूप में। तो वाइट पीपर भी होते हैं जिनको हम लोग शीतल मिर्ची के नाम से जानते हैं। यूजेस की बात करें तो इनका मेडिसिनली यूज़ मलेरिया में किया जा रहा है, हिमोरॉयड और डिस्पेप्सिया नामक डिजीज़ में, बीमारी में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इसेंशियल प्रिजर्वेशन ऑफ मीट को जब हमें प्रिजर्व करके रखना होता है तो हम उस समय इनका इस्तेमाल करते हैं फूड के लिए, ताकि उसमें थोड़ी सी बदबू या फिर महक ना आए, तो इसलिए हम लोग उसमें काली मिर्च ज़रूर डालते हैं। सॉस के फ्लेवर के लिए इस्तेमाल में किया जाता है, सब्जियों में इस्तेमाल में किया जाता है। और अगर मैं बात करूँ तो वर्ल्ड वाइड अदर कंट्रीज़ के अंदर इसको मौत किलर मतलब कि जो इंसेक्ट वगैरह होते हैं उनको किल करने के लिए भी इस्तेमाल में लाया जाता है। अब अगर उसके बाद हम बात करें कैप्सिकम की, तो कैप्सिकम के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। कैप्सिकम एनम जो होता है वो लीनियस जी की खोज है, और कैप्सिकम फ्रूटिसेंस जो होता है वो भी। फैमिली की बात करें तो यहाँ पे हमारा सोलेनेसी फैमिली को बिलोंग करती है। वर्नाकुलर नेम हिंदी, उर्दू में, पंजाबी में इसको लाल मिर्च के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे लाल कर लीजिएगा, लाल मिर्च लिख गया है तो लाल मिर्च ध्यान में रखिएगा। इसके जो प्लांट पार्ट को हम लोग यूज़ में लाते हैं तो ड्राइड और ग्रीन फ्रूट्स को यूज़ में लाते हैं। ताज़ा है फिर भी यूज़ में आता है, और जब ये सूख जाता है फिर भी हम इसे इस्तेमाल में ला सकते हैं। यूजेस की बात करें तो इसका इस्तेमाल हम लोग शिमला मिर्च, अगर मैं बात करूँ जिसका नाम है कैप्सिकम एनम, शिमला मिर्च का इस्तेमाल हम लोग सब्जियों में करते हैं। बाकी इनका इस्तेमाल हम लोग चिलीज़, सॉसेज, स्पाइसेस, हर चीज़ में करते हैं। जो हमारी पेपरिका होती है या फिर जो हमारी हरी मिर्च भी होती हैं वो उनमें हमें विटामिन सी भी देखने को मिलता है। तो मिर्च कोई इतनी ख़ास चीज़ नहीं होती, मेडिसिनल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होती, पर हाँ खाना का टेस्ट या फिर अगर उसका जो शानदार टेस्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाता है इनके मिलने से, इसलिए मसालों में इनका महत्व बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम एक और इम्पॉर्टेंट मसालों की बात करें तो नेपाल का जो कार्डमम होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, जिसको हम लोग बड़ी इलायची के नाम से जानते हैं, जिसका बोटेनिकल नाम अमोमम सेब्युलेटम होता है। अमोमम सेब्युलेटम बड़ी इलायची ध्यान में रखिएगा। अगर यूज़ की बात करें तो भैया इनका यूज़ जो होता है इनके बीज सीड को इस्तेमाल में लिया जाता है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। मिर्च के फ्रूट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, मिर्च एक फ्रूट है। और अगर हम बात करें यहाँ पे तो इनके फ्रूट के अंदर जो बीज होता है वो इस्तेमाल में लाया जाता है।
माउथ फ्रेशनर और मिठाइयों में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। ट्रू कार्डमम की बात करें तो आपको 100% ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है ज़्यादातर लोगों को। इसकी खुशबू काफ़ी फ्रेशनेस रखती है, काफ़ी खुशबूदार होती है। पान से लेकर के हर तरीके के मसालों में इसका इस्तेमाल ज़रूर होता है। मिठाइयों में इसका इस्तेमाल जम करके होता है, क्योंकि इनसे निकलने वाली एक जो महक होती है वो लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है। बोटेनिकल नेम की बात करें तो इसका नाम होता है इलेटेरिया कार्डमम मैटम। और अगर हम बात करें वर्नाकुलर नेम की तो छोटी इलायची के नाम से लोग इसको फेमस करते हैं, जानते हैं। हरी इलायची, छोटी इलायची, जो भी आप बोल सकें। ये जो हम लोग यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं इनका ड्राइड फ्रूट का इस्तेमाल करते हैं। ये भी फ्रूट्स होते हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं। इनकी जो सीड होती है उसका इस्तेमाल करते हैं। ये काफ़ी इनमें पंजेंट स्मेल जो होती है वो हमें देखने को मिलती है। अगर हम इनके यूजेस की बात करें तो परफ्यूम में यूज़ में लाते हैं। इनका जो टेस्ट होता है वो हल्का सा खट्टा होता है, थोड़ा सा मतलब बीटर, मतलब हल्का सा जैसे कड़वा कड़वा नहीं कहते हैं, उस तरह का कुछ होता है। इट इज़ स्टिमुलेंट आल्सो। ये खाने से आपको थोड़ा सा फ्रेशनेस ज़रूर मिलती है। अगर हम बात करें तो जितनी भी हमारी कार्डमम्स होती हैं वो सभी जिंजर भरेसी फैमिली को बिलोंग करती हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो जिंजर बरेसी फैमिली में जितने भी हमारे कार्डमम हैं वो बिलोंग करते हैं। आगे की तरफ चलें तो आप सभी को पता है कि तो सिनामोन, जिनका बोटेनिकल नाम जो होता है वो होता है सिनामोमम ज़ैलैनिकम। फैमिली इनकी लॉरेसी फैमिली होती है, और इसको हम लोग वर्नाकुलर नेम में उर्दू में चाहे पंजाबी हो चाहे गुजराती हो, उसमें हम लोग इसको दाल चीनी के नाम से जानते हैं। अगर हम इनके प्लांट पार्ट की बात करें तो जो स्टेम की बार्क होती है जिसको हम लोग छाल कहते हैं, वो इस्तेमाल में लाई जाती है। उसको निकाला जाता है, रिमूव किया जाता है, और उसके बाद इनको सुखाया जाता है। गरम मसाला जो होता है उसमें इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। चॉकलेट, कैंडी, गम, परफ्यूम बनाने में इस्तेमाल में लाया जाता है। स्पेन में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो ये एक स्टिमुलेंट की तरह भी काम में आता है। इसका टेस्ट थोड़ा सा कड़वा ज़रूर होता है। बार्क ऑयल जो होता है, इनसे जो ऑयल निकलता है उसको हम लोग मेडिसिन्स में भी इस्तेमाल में लाते हैं। अगर उसके बाद हम एक प्लांट की बात करें तो एक और इम्पॉर्टेंट प्लांट है जिसको हम लोग क्लोव के नाम से जानते हैं, जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग लौंग के नाम से जानते हैं, और इसका जो बोटेनिकल नाम होता है वो होता है यूजीनिया कैरियोफिलस, और इसको हम लोग स्प्रेजिल के भी नाम से जानते हैं। फैमिली इसकी जो होती है वो मिर्टेसी फैमिली को बिलोंग करती है। वर्नाकुलर नेम लौंग होता है। जिस प्लांट पार्ट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो होता है ड्राई बर्ड्स, मतलब जो फ्रूट्स आप देख रहे हो वही हमारे ड्राई हो जाते हैं, फिर हम उनको इस्तेमाल में लाते हैं, और इस तरीके से हम जो है ड्राई बर्ड्स को इस्तेमाल में लाते हैं। देख रहे हैं इनमें किस तरीके से फ्लावर इनके कैसे ग्रो करते हैं। यूजेस की बात करें तो वेरी एरोमेटिक होता है, बहुत ही महकदार होता है, फ्लेवर के रूप में इस्तेमाल में किया जाता है। साथ में जब हम इसको यूज़ करते हैं, खाते हैं, तो ये थोड़ा सा गर्मी भी करता है हमारे शरीर के अंदर, तो वार्मिंग प्रॉपर्टीज़ भी इनमें देखने को मिलती है। स्वीट डिश, चाहे अगर हम बात करें मिठाइयों में, चाहे हम बात करें डिशेज़ में, चाहे हम बात करें ग्रेवी में, अचार में, बेक्ड फूड में, केक में, सिरप में, हर चीज़ में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो कॉन्फेक्शनरी और अचार में इसका इस्तेमाल हम लोग ज़रूर करते हैं। धनिया की बात करें तो जिसको हम लोग कोरिएंडर के नाम से जानते हैं, इसका बोटेनिकल नाम होता है कोरिएंड्रम सेटाइवम, फैमिली एपिएसी। वर्नाकुलर नेम इसका होता है धनिया, जिसको हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में धनिया कहते हैं। दोनों धनिया का इस्तेमाल करते हैं। एक हम इसकी बीज का इस्तेमाल, मतलब इसके फ्रूट्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इनकी जो सीड होती है और या इनकी जो फ्रूट होती है वो बेसिकली हम लोग इस्तेमाल में लाते हैं, और जब भैया इनकी जो लीव्स फ्रेश होती है ग्रीन कलर की, तो उसको हम लोग सब्जियों में डालने का काम करते हैं। तो एक मसालों का इस्तेमाल और एक थोड़ा सा खाने का फ्लेवर और उसको महक बनाने का इस्तेमाल करता है। अगर हम बात करें तो बेकरी प्रोडक्ट, आइसक्रीम, कैंडी बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। मेडिसिन्स वैल्यू भी इनकी बहुत ज़्यादा है, तो ये हर तरीके से आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हो सकते हैं। स्टिमुलेंट की तरह भी काम करते हैं, डायूरेटिक भी होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी अच्छे होते हैं। तो हर तरीके से ये हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं। तो मसाले बेसिकली आपको पता है कि बहुत सारे मिथ्स हैं कि लोग कहते हैं मसाले हार्मफुल होते हैं, पर गलत है। जितने भी मसाले हैं उन सब का आप रोल देख रहे हो, कोई मसाला ऐसा नहीं है जो कि आपको फिजिकल डैमेज कर पाए। क्यूमिन की बात करें तो क्यूमिन, जिसको हम लोग जीरा कहते हैं, खाने का टेस्ट बदल करके रख देता है। बोटेनिकल नेम की बात करें तो क्यूमिनम साइमिनम होता है, फैमिली एपिएसी होता है, वर्नाकुलर नेम जीरा होता है। अब जितने भी हमारे ग्रेजुएशन के बच्चे वीडियो देख रहे हैं ना,
उनको ये चीज़ें रटने की ज़रूरत है, पढ़ने की ज़रूरत है। स्लाइड्स को आपको डाउनलोड करना है और आप इसको पढ़ना शुरू करो और रट करके जाना, क्योंकि जब प्रैक्टिकल होता है ना, तो प्रैक्टिकल के टाइम पे ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो भाई अगर थर्ड ईयर का प्रैक्टिकल देने जा रहे हो तो ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए ये याद होने चाहिए। इतने मसालों के नाम अगर आपको याद नहीं हुए ना, फाइल में आपको ये सब बनाने भी पड़ते हैं, तो ये सब ज़रूर पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा वीडियो, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट होता है, करी और करी पाउडर में इस्तेमाल में लाया जाता है, कार्मिनेटिव होता है, स्टिमुलेंट होता है, मेडिसिनल वैल्यू भी होती है, और भैया सोप और स्टीव्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जीरा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट जिसको कि भैया मतलब हम लोग हर तरह से इस्तेमाल करते हैं, मसालों में, सब्जी में, सैलड्स में, उसके बाद चाय में, कॉफ़ी में क्या बोल दिया, चाय में, हर चीज़ में आप जिंजर का इस्तेमाल करते हो। और इसका जो बोटेनिकल नेम होता है वो होता है जिंजिबर ऑफिकेनेल्स। फैमिली जिंजिबरेसी फैमिली की होती है, जिस फैमिली के हमारे इलायची होते हैं। यार इस फैमिली के जितने भी प्लांट हैं ना, बहुत ही मस्त इनका जो महक और खुशबू होती है वो हमें देखने को मिलती है। हिंदी, पंजाबी, संस्कृत में इसको अदरक कहते हैं। जिसको भैया हम लोग यूज़ करते हैं ना, वो बेसिकली राइजोम होता है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। 100% बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। ये वाले जो क्वेश्चन है बहुत दफ़े मैंने देखे हैं, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी देखने को मिलता है, एकेडमिक एग्ज़ाम में भी देखने को मिलता है। तो ये ध्यान में रखिए, राइजोम का इस्तेमाल किया जाता है अदरक के। रॉ जिंजर हैज़ प्लेजेंट स्मेल एंड यूज्ड इन फूड आइटम, टी में भी हम इसको इस्तेमाल में करते हैं। जबकि ड्राई जिंजर की बात करें तो भैया गरम मसाले में इसका इस्तेमाल होता है, करी पाउडर में इसका इस्तेमाल होता है। राइजोम कार्मिनेटिव होता है, भैया किचन वगैरह में यूज़ में लाते हैं। स्टिमुलेंट होता है, एरोमेटिक होता है, मेडिसिनल वैल्यू अच्छी होती है। भैया जब आपको सर्दी वर्दी लग जाती है तो आपको पता है हनी टच या फिर तमाम तरह के जो विक्स वाली गोलियां आती है उसमें भी ये यूज़ किया था। तो मेरे कोल्ड में देख रहे हो ना, तो जब आपको सर्दी होती है तो सर्दी के टाइम पे इसको हम लोग लेते हैं, कफ के टाइम पे यूज़ में लाते हैं। जिंजर ऑयल जो होता है वो फ्लेवर्ड होता है, आप इसको फ्लेवर की तरह इस्तेमाल में लाते हैं। बेकरी, स्पाइस, हर चीज़ में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे नेक्स्ट जिसका नाम है वो है हमारा मेथी, और ये कड़वा होता है। मसालों में अगर स्पेशली कहो कि सबसे ख़राब जो मसाला लगता है ना, वो मेथी का लगता है। पर आइए देखते हैं कि आखिर लोग इसका इस्तेमाल करते फिर क्यों हैं। फेनुग्रीक के नाम से जाना जाता है, बोटेनिकल नाम इसका ट्राइगोनोला फोएनम होता है। अगर हम फैमिली की बात करें तो फैबेसी फैमिली को बिलोंग करती है। वर्नाकुलर नेम इसका मेथी होता है। प्लांट पार्ट जो यूज़ किया जाता है, सीड और लीव्स को यूज़ में लाते हैं, तो इनकी पत्तियां और इनके बीज इस्तेमाल में लाया जाता है। ये जो होते हैं ये यूज़ होते हैं फ्लेवरिंग ऑफ फूड के फ्लेवर को बताते हैं। सीड कंटेन स्टीरॉयड सब्सटेंस डायोसजेनिन। डायोसजेनिन को ध्यान में रखिएगा, थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। तो इसलिए ये स्टीरॉयड के कारण ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बनते हैं। इन इजिप्ट, इथोपिया, अरब, फेनुग्रीक इज़ एन इंग्रेडिएंट्स ऑफ ब्रेड, हलवा एंड अबिश। तो इन सारी कंट्रीज़ के अंदर इनको हम लोग इंग्रेडिएंट के रूप में, मतलब ये ज़रूर इन सारी चीज़ों में पाए जाते हैं, तो इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद हमारे पास है नटमेग, जिसको कि हम लोग बेसिकली जायफल के नाम से जानते हैं। भैया हम लोग के यहाँ पे तो इसको जायफल भी बोलते हैं। तो जायफल एक ही चीज़ है। बोटेनिकल नेम की बात करूँ तो इसका नाम है मिरिस्टिका फ्रेगरेंस, और फैमिली मिरिस्टिकेसी फैमिली को बिलोंग करती है। कॉमन इसको जायफल बोलते हैं। प्लांट पार्ट जो यूज़ में लाते हैं वो लाते हैं ड्राई सीड। किसको इस्तेमाल में लाते हैं? ड्राई सीड, इनके सूखे बीजों को इस्तेमाल में हम लोग लाते हैं। नटमेग एंड ड्राई एरिल एज मेस, एरिल सराउंड द सीड। जो एरिल होता है वो पूरी तरीके से इनको घेरे हुए रहता है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ड्राई सीड का इस्तेमाल करते हैं। नटमेग जो होता है आर कॉन्डिमेंट हैज़ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ आल्सो, मतलब कि ये मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी रखते हैं। अगर हम बात करें तो डिसेंट्री, वॉमिटिंग, मलेरिया, नौसा, भैया हर तरीके से आपका मन मिचला रहा है, आपको उल्टी हो रही है, आपको डिसेंट्री की प्रॉब्लम है, आपको मलेरिया है, तो आप इसको इस्तेमाल में ला सकते हो। कार्मिनेटिव होता है। उसके बाद यहाँ पे एफ्रोडाइसियक होता है एंड एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज़ रखता है। अगर हम बात करें परफ्यूमरी में तो परफ्यूम के रूप में भी इस्तेमाल में लाया जाता है, तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो सल्यूट है इस मसाले को, और इसको मैं बहुत ही ख़ास जगह देता हूँ क्योंकि ये मेडिसिनल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जिसका नाम है हल्दी।
इसको हम लोग बोटेनिकल नाम होता है करकमा लोंगा फैमिली जिंजीबरेसी। राइजोम ही इस्तेमाल में लाए जाते हैं, आप जैसा कि देख रहे हैं। वर्नाकुलर नेम जो होता है वो भाई उड़िया पंजाबी गुजराती में इसको ही हल्दी कहते हैं। प्लांट पार्ट जो यूज़ में लाते हैं ड्राइड और बॉयल्ड क्लीन्ड पॉलिश्ड राइजोम को इस्तेमाल में लाते हैं, तो राइजोम ही इस्तेमाल में लाया जाता है। फूड फ्लेवर्ड एंड एडजेंट, और आपको पता है कि आपको कहीं घाव लगे, चोट लगे, आपके स्किन को चमकाना हो तो हल्दी का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। तो ये थी हमारे मसाले। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और हमें बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आज के इस वीडियो सेगमेंट में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आप सभी को पता है कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बहुत ही इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, जो एक बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस प्लांट होते हैं फाइबर्स हमारे, उनके बारे में बात किया हुआ था। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बेवरेजेस प्लांट के बारे में, जो कि पर्सनली बहुत ही ज़्यादा सभी के फेवरेट्स होते हैं। स्पेशली टी और कॉफ़ी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट होते हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे कि किस जगह पे कौन सा फेवरेबल कंडीशन होता है ये प्लांट के लिए, किस जगह पे ये होते हैं, इन प्लांट्स के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, ये यूज़फुल हैं, हार्मफुल हैं, ये क्या हैं, इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि बेवरेजेस जो हैं वो तकरीबन इस अर्थ पे पाए जाने वाले जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं, चाहे फिर वो या तो कॉफ़ी पीते होंगे या फिर वो चाय ज़रूर कंज्यूम करते हैं, और बेवरेजेस जो है वो एक इकोनॉमिकली जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लांट बन करके आता है ह्यूमंस के लिए। तो यहाँ पे आज हम लोग यही बात करने वाले हैं कि जो बेवरेजेस प्लांट है हमारे टी और कॉफ़ी, वो कहाँ पे होते हैं, उनका बोटेनिकल नेम क्या होता है, उनके कौन से प्लांट पार्ट को यूज़ में लिया जाता है, तो ये जानना बेहद ज़रूरी होता है, जो कि आपके नॉर्मली एग्जामिनेशंस में पूछ लिया जाता है। एक चीज़। दूसरी चीज़ क्या होता है कि जितने भी आप लोगों के परिचित में आपके ग्रेजुएशंस के स्टूडेंट हो, आप उनको ज़रूर ये वीडियो सजेस्ट करिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर क्या होता है, इकोनॉमिक बॉटनी के लिए वो एक अलग वीडियो को सेलेक्ट करते हैं, बट यहाँ पे क्या होता है कि आपको सारी डिटेल ऑलरेडी मिल जाएगी। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ऐसे बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो जाएगा कि उनको ये वीडियोज़ मिलने से वो नोट्स वगैरह बनाने में आसानी हो जाएगी, तो मदद कर सकते हैं आप। खैर, आज हम वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि जितने भी वीडियोस इकोनॉमिक बॉटनी के बन रहे हैं, आप उनको जा करके देखिए, विजिट करिए और आराम से अपने सिलेबस को जो है इकोनॉमिक बॉटनी के ख़त्म करिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे शुरू करते हैं, और सबसे पहले जो हमारा बेवरेजेस है वो है टी। आप सभी को पता है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट, अगर मैं बात करूँ या विश्व में सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ पी जाती है तो वो टी के रूप में जानी जाती है। टी जो होता है वो एक बहुत ही ट्रेडिशनल है, बहुत पहले टाइम से होता हुआ आ रहा है। इकोनॉमिकली ये काफ़ी सस्ते होते हैं, बहुत महंगे भी नहीं होते हैं अगर मैं दूसरे पेय पदार्थों के मुकाबले मैं इनकी बात करूं तो। और लेकिन जो इनके ग्रोथ और जो इनके लिए जो स्पेशल सॉयल कंडीशन की ज़रूरत होती है वो थोड़ी सी स्पेसिफिक होती है। तो उस मामले में टी के बारे में हम जानते हैं कि आखिर टी क्या है और इसके किस पार्ट को हम लोग इकोनॉमिकली बहुत यूज़ में लेते हैं। तो जैसा कि आपको इस पिक्चर के अंदर ही दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे देखिए किस तरीके से जो पत्तियाँ होती हैं वो तोड़ी जाती हैं टी की, और ये पत्तियों में 3 पत्तियाँ आती हैं। बेसिकली जब वो तोड़ी जाती हैं तो उसमें तकरीबन 3 बंच में आती हैं पत्तियाँ। तो आप सभी लोग इसको देख लीजिए, इसका एक तरीका होता है। और बेसिकली असम और अरुणाचल प्रदेश की अगर आप देखे होंगे, काफ़ी आपने मूवीज़ के अंदर देखा होगा या फिर आप लोगों ने जनरली इमेजेस देखा होगा कि वो अपने पीछे एक बड़ी सी बकेट रखते हैं, बड़ी सी डोलची बना करके रखते हैं, और उस बकेट में वो क्या करते हैं, ऐसे पत्तियों को तोड़ते हैं और फिर उस बकेट में रख देते हैं, और फिर उसके बाद वहाँ जा करके उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं उससे टी को। तो यहाँ पे हम लोग प्रोसीजर वाइज सब कुछ जानेंगे और शुरू करते हैं टी के बारे में। तो टी जो होता है उसका जो बोटेनिकल नाम होता है, उसका बोटेनिकल नाम होता है कैमेलिया साइनेंसिस। क्या होता है? कैमेलिया साइनेंसिस इनका बोटेनिकल नाम होता है। अगर मैं बात करूं इनकी जो फैमिली होती है वो आपकी बेसिकली टीलिएसी थिएसी फैमिली होती है, इसको ध्यान में रखेंगे तो मैं अंडरलाइन करता रहता हूं। बोटेनिकल नेम कैमेलिया साइनेंसिस होती है, जिसको हम लोग जिसको बेसिकली कोंजे जी ने बताया हुआ था, इसका नाम दिया था, और इसको हम लोग बोल सकते हैं थिया साइनेंसिस भी बोल सकते हैं। और अगर हम बात करें इनकी फैमिली, तो इनकी फैमिली जो होती है वो थिएसी फैमिली होती है। यूज्ड बाय मोर देन 1/2 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। तकरीबन विश्व में आधे से ज़्यादा जो हमारी पॉपुलेशन है वो इस पेय पदार्थ का इस्तेमाल करती है, इसको कंज्यूम करती है। इट ऑब्टेन फ्रॉम ड्राइड लीव्स
ये बेसिकली ड्राई लीफ से ऑब्टेन किए जाते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि जो पत्तियां होती हैं उनको तोड़ी जाती है, उनको सुखाया जाता है और फिर उसके बाद उनको जो आप चाय का एक प्रॉपर रूप देखते हो वो दिया जाता है। तो अगर मैं प्लांट पार्ट की बात करूं तो आप सभी को पता है कि जो हमें चाय हमें यूज़ में लाते हैं वो बेसिकली जो चाय होती है वो पत्तियों से ही हमें मिलती है, पत्तियों से ही वो बनाई जाती है। और किसकी पत्तियों से बनाई जाती है? कैमेलिया साइनेंसिस पत्तियों से बनाई जाती है। यहाँ पे मैंने इसको इटैलिक में नहीं लिखा हुआ है तो इसलिए आप ये मत समझिएगा, ये जस्ट थोड़ा सा भूल हो जाती है कभी कभार, बट आप इसको जब भी लिखेंगे या तो इटैलिक में लिखेंगे या फिर इसके नीचे अंडरलाइन लगाएंगे, ठीक है। नेटिव ऑफ असम और चाइना, अगर मैं बात करूँ तो चाइना रीजन की तरफ ये ज़्यादा दिखाई देते हैं क्योंकि थोड़ा सा हाइट वाला रीजन होता है और एल्टीट्यूड होने के कारण, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पहाड़ी खेत होने के कारण और वहाँ की सॉइल कंडीशन होने के कारण ये वहाँ पे ज़्यादा आपको देखने को मिलते हैं। मेन नेटिव कंट्रीज़ माने जाते हैं। नेटिव कंट्रीज़ मतलब जहाँ की मुख्य आप बोल सकते हो जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शंस के अगर दृष्टिकोण से देखें तो वो कंट्री तो असम और चाइना। असम जो है वो इंडिया के रीजन में हम लोग बेसिकली, जैसा कि मैंने पहले ही कह दिया, असम चाय के लिए बहुत ज़्यादा जानी जाती है। तो असम और चाइना जो है वो बेसिकली इनकी नेटिव कंट्री के रूप में जानी जाती है। बाकी और भी पॉइंट्स हैं इनके, उनके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले अगर मैं बात करूं प्रोडक्शन इन 2003 की, अगर मैं बात करूं तो ये इनके प्रोडक्शंस की बात की जा रही है कि इनके जो प्रोडक्शन है वो 2003 में वर्ल्ड टी प्रोडक्शन वाज 3.21 मिलियन टन्स एनुअली। तकरीबन आपका 2003 के अंदर 3.21 मिलियन टन जो है साल भर में टी प्रोड्यूस किया जाता था। 3.21 मिलियन टन टी जो है 2003 में एक साल में प्रोड्यूस किया जाता था, बट इन 2010 में इस रिकॉर्ड को देखा गया, ये तकरीबन 4.52 मिलियन टन के आसपास में पहुंच गया। आफ्टर हैविंग इंक्रीज 5 to 7% बिटवीन 2009 एंड 2010। और ये जो परसेंटेज है, इस परसेंटेज का जो बढ़ा हुआ परसेंटेज है, इसमें से 5.7% केवल और केवल 2009 से 2010 के बीच में ही प्रोडक्शन बढ़ गया। तो ये जो प्रोडक्शन था ये इस टाइम पे सबसे ज़्यादा 2009-2010 में हमें देखने को मिला। प्रोडक्शन रोज बाय 3.1% बिटवीन 2010 एंड 2011 और यही प्रोडक्शन 2010 और 2011 में 3.1% बढ़ा था, मतलब 3.1% था तकरीबन कब 2010 और 2011 में। तो ये प्रोडक्शन जो है वो आपका धीरे धीरे से बढ़ता रहा है। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ टी आर द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। ये आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जो टी का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो बेसिकली हमारा क्या है? चाइना है। इंडिया आता है, केन्या आता है, श्रीलंका आता है और टर्की आता है। यहाँ की सॉइल कंडीशंस और इस तरीके की पहाड़ों वगैरह का पाया जाना, वो बेसिकली जहाँ पे भी इस तरह का एटमॉस्फेयर और सॉइल कंडीशन होता है ये वहीं पे क्या कर जाते हैं? ग्रो कर जाते हैं। तो ये इनका एक तरह से आप बोल सकते हो कि प्रोडक्शन था, ये कहाँ पे कितना प्रोडक्शन इनका होता है। अगर मैं बात करूं इनके अंदर पाए जाने वाले न्यूट्रिशनल कंपोनेंट की, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। न्यूट्रिएंट्स में फाइटोकेमिकल कैफीन इनके अंदर हमारा मौजूद होता है। कैफीन पाया जाता है तकरीबन 3%। 3% जो होता है टी के अंदर, ड्राई टी के अंदर 3% हमारा जो होता है वो बेसिकली कैफीन देखने को मिलता है। ट्रांसलेटिंग टू बिटवीन, अगर मैं इनको बताऊं आपको, तो तकरीबन 250 ml अगर आप कप लेते हैं तो उसमें आपको 30 mg से 90 mg के बीच में जो है आपको कैफीन देखने को मिल सकता है। और ये जो आंकड़े हैं ये डिपेंड करते हैं कि आप कौन सी ब्रांड का टी इस्तेमाल कर रहे हो, कौन सी चीज़ का टी आप इस्तेमाल कर रहे हो, किस टाइप की आप टी को इस्तेमाल कर रहे हो, क्योंकि अलग अलग तरह की टी होती हैं। तो ये इस बात पे डिपेंड करता है। तो तकरीबन 30 mg से 50 mg के बीच में होता है। और ये बात किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है चाय की क्वालिटी के ऊपर कि कौन सी चाय है, किस ब्रांड की चाय है, इस बात पे डिपेंड करता है। क्योंकि बहुत सारे लोग आर्टिफिशियली चीज़ें भी मिक्स करते हैं चाय वगैरह में, तो ये बात आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। टी ऑल्सो कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ, अगर मैं बात करूं कि टी में एक और चीज़ मौजूद होता है जो टी में और कॉफ़ी दोनों में देखने को मिलता है, वो है थियोब्रोमीन और थियोफाइलिन। ये जो होते हैं ये बेसिकली एक स्टिमुलस कंपाउंड होते हैं, ये स्टिमुलस का काम करते हैं। इसी में एक चीज और होती है जो आपकी होती है जैंथिन्स, सिमिलर टू कैफीन, बताया ना। इसी में एक और कंपोनेंट होता है जैंथिन्स जो कि सिमिलर होता है
कैफीन से। तो इस पॉइंट को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। वहीं पे अगर हम बात करें तो टी जो होता है, लोग उसे सजेस्ट करते हैं, डॉक्टर्स वगैरह उसको सजेस्ट करते हैं ग्रीन टी और ब्लैक टी को आप पिया करिए, क्योंकि इस टी के पीने से क्या होता है कि आप कैंसर और अल्जाइमर जैसी डिजीज से बच सकते हैं। मतलब ठीक होता है, उसमें सही होता है आपको, क्योंकि उसमें आपके बॉडी के अंदर जो स्टिमुलस है वो हमेशा बना रहेगा, जो उत्तेजना है वो आपकी बॉडी के अंदर बनी रहेगी। तो कैंसर और अल्जाइमर डिजीज़ में इसको सजेस्ट किया जाता है पीने के लिए, तो आप उस समय इनको आप प्रॉपरली पी सकते हो। अब उसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं टी के बारे में, तो जैसा हम लोग थे 2 पॉइंट पढ़े थे, तीसरे पॉइंट में है टी प्लांट जो होती है वो स्मॉल होती है, श्रब्स होती है, लैंसियोलेट लीव्स पाई जाती है। ये लीव्स जो होती है लैंसियोलेट लीव्स, आगे से जो लीफ थोड़ी सी नुकीली होती है उसको हम लोग लैंसियोलेट लीव्स के नाम से जानते हैं। आई थिंक आपने यहाँ पे प्लांट की जो लीफ है आप अगर उसको देखिए तो ये जो लीफ है आपको आगे से थोड़ी सी नुकीली नैरो दिखाई देती है। इस तरह की लीफ को हम लोग बेसिकली लैंसियोलेट लीफ के नाम से जानते हैं। बगल में आपको डायग्राम शो हो रहा होगा तो आप इसको देख लीजिएगा। लैंसियोलेट जो के नाम से हम इसको जानते हैं, अब इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। हैविंग सीरेट मार्जिन, इनके अंदर आपको सीरेट मार्जिन देखने को मिलता है। सीरेट मार्जिन मतलब अभी आपको देखने को मिल रहा होगा बगल में डायग्राम, इस तरीके की मार्जिन को हम लोग सीरेट मार्जिन कहते हैं। एंड मेनी ऑयल ग्लैंड्स, और इनमें आपको बहुत सारी, इस प्लांट में आपको बहुत सारी ऑयल ग्लैंड्स भी देखने को मिलती हैं। तो आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि लीव्स कैसी होती है, लैंसियोलेट होती है, और उसके बाद जो मार्जिन होती है वो सीरेट होती है। आप इसको ध्यान में रखिएगा, सीरेट वगैरह काफ़ी दफ़े आपसे पूछ लेता है, ठीक है। अगर मैं बात करूंगा कि वोलेटाइल ऑयल, टेनिन इनके अंदर पाया जाता है, 13 से 18% टेनिन इसके अंदर मौजूद होता है, जो एक इम्पॉर्टेंट माना जाता है। अगर हम बात करें बेवरेजेस की, तो बेवरेजेस की एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो टेनिन होती है, तकरीबन 13 से 18% होती है। और एक एल्कलॉयड पाया जाता है जिसको हम लोग थीन कहते हैं। क्या कहते हैं? थीन कहते हैं। ये तकरीबन 2 से 5% जो होती है वो एल्कलॉयड पाया जाता है टी के अंदर। तो इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। टेनिन जो है तकरीबन 13 से 18% पाया जाता है, और थीन जो है वो तकरीबन 2 से 5% पाया जाता है। और ये दोनों हमारे एल्कलॉयड के रूप में जाने जाते हैं और जो टी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। टी लीव्स व्हेन इन्फ्यूज इन हॉट वाटर, जब हम टी लीव्स को हॉट वाटर में उबालते हैं, डिजॉल्व देयर एल्कलॉयड, तो इनके जो एल्कलॉयड होते हैं थीन और टेनिन वगैरह वो उसमें क्या हो जाते हैं? डिजॉल्व हो जाते हैं, उनकी ऑयल डिजॉल्व हो जाती है। एंड बेवरेजेस दस रिजल्ट हैज स्टिमुलेटिंग इफेक्ट, और वो जब डिजॉल्व हो जाते हैं वाटर में तो उनके अंदर वो सारे स्टिमुलेटिंग इफेक्ट आ जाते हैं कि अगर आप उनको कंज्यूम करते हैं तो वो आपकी बॉडी में थोड़े से स्टिमुलस की तरह काम करते हैं। मतलब जैसे कहते हैं कि चाय पीने से आपकी नींद खुल जाएगी, तो वो एक स्टिमुलस की तरह बेसिकली काम करते हैं। इस पॉइंट को आपको हमेशा ध्यान में रखना है। इफ बॉइल्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड, अगर आप इनको बहुत देर तक गर्म करेंगे तो जो टेनिन होती है वो पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाएगी, और अगर टेनिन पूरी तरह से डिजॉल्व हो गई तो वो टी जो है वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं रह पाएगी। तो आप हमेशा ध्यान में रखिए कि जब भी आप चाय को उबालिए, चाहे वो आपकी लीफ वाली हो, चाहे वो आपकी कोई भी हो, मतलब अगर आप जो नॉर्मली आप लोग बाजार से लेते हो तो ज़्यादा नहीं उबालना है, उसको कम ही उबालना है। अदरवाइज उसका जो टेनिन है वो क्या हो जाता है? डिजॉल्व हो जाएगा, और डिजॉल्व होने के बाद वो बेवरेजेस बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होता है। तो इंडिया इज़ द लीडिंग टी एक्सपोर्टिंग कंट्री। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इसके अंदर प्रोडक्शन ही नहीं, ये टी को एक्सपोर्ट भी करता है। तो ये कमाल की बात है। फॉर प्रिपेयरिंग ग्रीन टी बनाने के लिए द लीव्स आर स्टीम्ड ऑन ड्राई विदाउट फॉर्मेंटिंग। हमें क्या होता है कि लीव्स को सड़ाना नहीं होता है, बस उसको स्टीम देना होता है, उसको एक उबालना होता है। वाइल फॉर ब्लैक टी एंड लीव्स आर विदर्ड, रोल्ड, फर्मेंटेड एंड ड्राइड। जबकि वहीं पे अगर हम बात करें ब्लैक टी जो हम लोग देखते हैं बाजार के अंदर, उसको भैया पहले क्या किया जाता है? उसको वाटर को विदर्ड किया जाता है, रोल्ड किया जाता है, फर्मेंटेड किया जाता है, फिर उसको ड्राई किया जाता है, फिर वो आपके पास में पहुंचता है। ठीक है, जो आप लीफ देखते हो वो लीफ होता है, वो आपके पास में पहुंचता है। बट जो ग्रीन टी होती है उसमें लीफ को केवल स्टीम कर दिया जाता है, उसको सड़ाया नहीं जाता है। जबकि ये वाली जो लीफ होती है, ये वाला जो ब्लैक टी होती है जो हम लोग पीते हैं, ये बेसिकली ड्राइड किया जाता है, फर्मेंटेड किया जाता है इनको।
टेनिन्स ऑफ टी वेस्ट आर यूज्ड इन प्लाईवुड इंडस्ट्री। जो टेनिन्स, जो जब आप चाय पत्ती को छान लेते हैं ना, तो जो बेसिकली जो बचता है, ठीक है, उस तरीके की चीज बोल रहे हैं। टेनिन्स जो होता है ऑफ टी वेस्ट आर यूज्ड इन प्लाईवुड इंडस्ट्री। टेनिन जो होता है वो बेसिकली जो है टी वेस्ट के रूप में होता है और उसको हम लोग प्लाईवुड इंडस्ट्री के अंदर यूज में ले सकते हैं। असम, दार्जिलिंग, नीलगिरी, देहरादून, कुमाऊन एंड द मेन टी प्रोड्यूसिंग रीजन इन इंडिया। ये ऐसे रीजन हैं जो इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा टी का प्रोडक्शन करते हैं। बेसिकली असम और दार्जिलिंग, इट्स अ मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस। अगर आप इन पे देखिए तो पहाड़ों पे जो है जो खेतियां की जाती हैं चाय पत्तियों की, आपने अगर मूवीज़ वगैरह में देखो, मैं खुद पर्सनली नहीं गया हूँ वहाँ पे, लेकिन हाँ काफ़ी खूबसूरत जगह हैं, तो आप देख सकते हैं फोटोज़ वगैरह गूगल से, तो वहाँ पे आपका टी का मेजर प्रोडक्शन होता है। तो ये सारे पॉइंट थे हमारे टी के बारे में। अब हम एक अनदर अपने दूसरे बेवरेजेस के बारे में आते हैं जिसका नाम है कॉफिया अरेबिका। कॉफिया अरेबिका एक इंपॉर्टेंट प्लांट है जिसको आप लोग कॉफ़ी के नाम से जानते हो, और ये भाई थोड़ा सा सिमिलर होता है चॉकलेट की तरह जो है, जैसा कि आप जानते हो। और ये आपको पीछे बैकग्राउंड में जो दिखाई दे रहा है ये हमारा है बेवरेजेस में कॉफिया का प्लांट है, और आप इसके फ्रूट, इनके बेरीज को देख रहे हैं जिनसे जो कॉफ़ी है वो आपकी प्रोड्यूस की जाती है, एक्सट्रैक्ट की जाती है। और चूंकि ये अरब कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा होते हैं तो इसलिए हम इनको कॉफिया अरेबिका नाम देते हैं। जो इनकी स्पेसीज़ है वो है कॉफिया अरेबिका। तो काफ़ी स्पेसीज़ हैं इनकी, ऐसा नहीं सिंगल नेचर की होती, बहुत सारी स्पेसीज़ हैं और आप अलग अलग टाइप की कॉफ़ीज़ भी जो हैं वो देखते हैं। तो ये प्लांट है बेसिकली, अगर आप देखो तो ठीक ठाक हाइट का इनका प्लांट होता है। तो बाकी अगर मैं इनको हिंदी में बात करूं तो काफ़ी लोग भाई इनको काफ़ी कहते हैं। अगर आप गांव वगैरह में भी देखो तो वर्नाकुलरली इनको कॉफ़ी के नाम से जानते हैं। और बगल में आपको जो फोटोज़ दिखाई दे रही हैं, इन फोटोज़ में अगर आप देखो तो ये बेसिकली कल्टीवेटेड आपको दिखाई दे रहे हैं कि किस तरीके से, देखो ये इनके प्लांट हैं आप देखो, और इनकी लीफ देखना है तो नीचे वाले प्लांट्स को आप देख रहे हो, लीफ काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं। तो बेरीज जो होता है उसके बाद ये ब्राउन कलर की बनती है। इनकी खेती देखो, मेड़ वगैरह बना करके प्रॉपर इनकी खेती की जाती है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि जो कॉफ़ी होती है इसमें रेड कलर की बेरीज पाई जाती है, जो शुरुआत में ग्रीन होती है बाद में वो रेड हो जाती है। इनका जो बोटेनिकल नेम होता है वो होता है कॉफिया अरेबिका। जो अरेबियन कॉफ़ी होती है उसका कॉफिया अरेबिका होता है। अगर मैं बात करूँ दूसरी तो यहाँ पे कॉफिया कैनफोरा और कॉफिया रोबस्टा, कॉन्गो कॉफ़ी के नाम से जानते हैं रोबस्टा को हम लोग, और कॉफिया लिबेरिका लाइबेरियन कॉफ़ी होता है। इसकी जो फैमिली होती है वो रूबिएसी फैमिली होती है। आप इसमें 2-3 के नाम याद रखेंगे, रोबस्टा बहुत ज़्यादा पूछता है, कभी कभार पूछ लेता है, और कॉफिया अरेबिका को जो है वो रखता है, अरेबियन कॉफ़ी कहते हैं इसको, और कॉन्गो कॉफ़ी कहते हैं कैफिया रोबस्टा को। तो पीजीटी के बच्चे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, रूबिएसी फैमिली में कोई ये बिलोंग करती है। और ये आपके सामने बगल में कॉफ़ी प्लांट दिखाई दे रहा है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इनके प्लांट्स बहुत बड़े नहीं होते हैं, हाँ ठीक ठाक हाइट के होते हैं। आई थिंक ठीक ठाक हाइट के होते हैं, आप इसमें भी देख सकते हो। अब क्या बताऊं मैं कितना होता है, ठीक है। चलो आगे की तरफ चलते हैं। कॉफ़ी जो होते हैं वो स्लाइटली एसिडिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, जिससे ये आपकी बॉडी में एक स्टिमुलस का काम करते हैं ह्यूमंस के अंदर, ठीक है। कॉफ़ी कल्टीवेशन फर्स्ट टुक प्लेस इन साउदर्न अरेबिका। जो कॉफ़ी का कल्टीवेशन देखने को मिला वो हमें सबसे पहले साउदर्न अरेबिया में देखने को मिला था। अगर मैं इनकी प्रोडक्शन की बात करूं तो 2011 में ब्राज़ील वाज द वर्ल्ड लीडर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन कॉफ़ी। ब्राज़ील जो था उसको हम लोग वर्ल्ड के प्रोडक्शन में, ग्रीन कॉफ़ी के प्रोडक्शन के मामले में सबसे ज़्यादा ब्राज़ील जो था वो आपका बेसिकली प्रोडक्शन करता था, फॉलोड बाई वियतनाम, इंडोनेशिया, कोलंबिया। ये सभी जगह थी जो कॉफ़ी के प्रोडक्शंस के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस थी। अरेबिका कॉफ़ी सीड्स आर कल्टिवेटेड इन लैटिन अमेरिका। जो अरेबिका कॉफ़ी की जो बीज होते हैं वो कल्टीवेट किए जाते हैं अमेरिका के अंदर भी, ईस्टर्न अफ्रीका के अंदर भी, अरेबिया के अंदर किए जाते हैं, एशिया में भी किए जाते हैं। जो रोबस्टा कॉफ़ी होती है वो वेस्टर्न एंड सेंट्रल अफ्रीका में ज़्यादा फेमस है, और साउथ ईस्ट एशिया में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और सम एक्सटेंट ऑफ ब्राज़ील में भी ये कॉफ़ी। तो 2 फेमस कॉफ़ी आपको ध्यान में रखना है, जैसा कि मैंने कहा था, रोबस्टा और कॉफिया अरेबिया। ये 2 बेसिक मेजर कॉफ़ी प्लांट होते हैं जिनका प्रोडक्शन किया जाता है। अगर मैं बात करूं कॉफ़ी के अंदर क्या क्या मौजूद होता है तो इनके जो मेन कंस्टिट्यूएंट होते हैं वो भैया, पहली चीज़ कैफीन, जो टी में आप लोग जानते हो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर 100 में से मैं नशे की बात करूं तो 5% नशा होता है। उसको नशा नहीं कहते मेरे दोस्त, उसको जो है स्टिमुलस कहते हैं, जिसकी थोड़ी सी लत आपको लग सकती है। और यार किस चीज़ की लत नहीं मिलती है बताओ? हमको आइसक्रीम अगर पसंद है
तो हमें आइसक्रीम हर समय खाने का मन नहीं करेगा, करेगा ना। तो उसको लत, उसको आदत कहते हैं, उसको एक तरीका कहते हैं। वो आपकी जो सेलाइवेशन होना शुरू होता है खुशबू याद करके, क्योंकि इनके अंदर भी अरोमा होता है, इनके अंदर भी फ्लेवर होता है, इसलिए आप इनको हमेशा चाहते हो पीना, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, तो ये कोई नशा नहीं होती है। टेनिन इसमें भी होते हैं, टेनिन आप इसको ध्यान में रखेंगे। फिक्स्ड ऑयल होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, मतलब थोड़ी मोड़ी प्रॉपर्टी जो है वो टी वाली दिखाई दे रही है। कार्बोहाइड्रेट होते हैं, डेक्स्ट्रीन के नाम से जाने जाते हैं, डेक्स्ट्रीन के नाम से जाने जाते हैं, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड होता है इसमें, डेक्स्ट्रीन के नाम से जाने जाते हैं। प्रोटीन पाया जाता है। इट कंटेन 2 to 3% कैफीन, जिसमें अगर मैं इनके टोटल कंस्टिट्यूएंट की बात करूं तो उसमें 2 से 3% कैफीन होता है, 3 से 5% टैनिन्स होता है, 13% प्रोटीन होता है और 10 से 15% फिक्स्ड ऑयल सीड मतलब लिपिड्स वगैरह के आसपास में होता है। इन द सीड की अगर मैं बात करूं, कैफीन इज प्रेजेंट इन सॉल्ट ऑफ क्लोरोजेनिक एसिड CGA, ऑल्सो इट कंटेन ऑयल एंड वैक्स, और इस प्लांट में आपको ऑयल और वैक्स भी देखने को मिल जाती है। तो काफी इंपॉर्टेंट प्लांट होता है, इकोनॉमिकली ही नहीं हमारे लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट प्लांट बन जाता है, हेल्थ के लिए भी काफी अच्छा होता है ये। अगर मैं इनके इंपॉर्टेंस की बात करूं तो इट इज एन इंपॉर्टेंट नॉन एल्कोहलिक बेवरेजेस लाइक टी, ये भी टी के जैसे ही नॉन एल्कोहलिक बेवरेजेस के रूप में जाना जाता है। अल्कोहलिक नहीं है, अल्कोहल बिल्कुल नहीं होता है, तो आप वो चीज़ छोड़ दो जो आप लोग किताबों में पढ़ते आए हो कि ये भी नुकसान कर सकता है, ये ऐसा कुछ भी, हद से ज़्यादा कुछ भी करोगे तो यार नुकसान कर सकता है, बट ऐसे नहीं। मोर देन 90% जो कॉफ़ी होती है वो ऑब्टेन की जाती है बेरीज से। कैफ कॉफिया अरेबिका इसका एक एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया है। कॉफ़ी बीन्स आर रोस्टेड फॉर डेवलपिंग द अरोमा, कॉफ़ी जो बीन्स होती है उसको रोस्ट किया जाता है, ऐसा नहीं कि उसको इस्तेमाल डायरेक्टली हम लोग बीन्स निकाले और उसके बाद उसको बेचना शुरू कर दिए पीस पास के, नहीं ऐसा नहीं होता है। बेसिकली क्या करना होता है कि उसको उसमें और भी चीज़ें उसमें मिक्स की जाती हैं, जैसे कि उनके अंदर काफ़ी अरोमा, मतलब जिससे आपको उसको पीने का मन करे, एक अंदर से एक टेस्ट आने वाली चीज़ अरोमा, ठीक है। फ्लेवर होना चाहिए उसमें, कलर्ड होना चाहिए ताकि एक अच्छा कलर हो, ब्राउन कलर एक अच्छा कलर होता है, तो कलर से आपको उसको पीने का मन करे, कलर किया जाता है। फाइनली ग्राउंड बिफोर दे रीच टू कंज्यूमर, मतलब कि वो ग्राउंड से उठाते हैं, उसके बाद उसको प्रॉपरली एक्सट्रैक्ट करके उसको ढालते हैं कि अच्छी तरीके से वो कंज्यूमर तक पहुंच सके। बीन्स जो होती है उसमें कैफीन 0 to 75 to 1.5% के आसपास में होती है जो कैफीन होती है। अब वोलेटाइल ऑयल, ग्लूकोज, डेक्स्ट्रीन, प्रोटीन, ये सभी चीज़ें इसके अंदर हमें देखने को मिलती है। कैफीन प्रोवाइड स्टिमुलस इफेक्ट वाइल द वोलेटाइल ऑयल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अरोमा एंड फ्लेवर। जो कैफीन होती है वो बेसिकली स्टिमुलस प्रोवाइड कराती है, जबकि जो ऑयल्स होती है उनके अंदर वो बेसिकली थोड़ा सा फ्लेवर और टेस्ट के लिए जानी जाती है। लीव्स एंड फ्रूट्स ऑफ कॉफी ऑल्सो कंटेन सम एल्कोलॉइड्स। अगर मैं बात करूं इनके फ्लावर की तो वाइट कलर के इनके फ्लावर्स होते हैं। अगर मैं बात करूं इनके लीव्स की तो लीव्स और जो फ्रूट्स होते हैं इनके, और कॉफ़ी ऑल्सो कंटेन सम एल्कोलॉइड्स, इसमें आपको कुछ एल्कोलॉइड्स देखने को मिलते हैं। आप नीचे कमेंट सेक्शंस में बताएंगे कि कौन कौन से एल्कोलॉइड देखने को मिलते हैं इनके लीव्स और फ्रूट में, ठीक है। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो कैफिया अरेबिका जो है वो नीलगिरी और कर्नाटका वजह से प्लेसेस में उगाए जाते हैं। तो आप सभी को पता है कि भाई इनको थोड़ा सा ठीक ठाक ठंडा टेम्परेचर भी चाहिए होता है, थोड़ा सा लोअर टेम्परेचर भी चाहिए होता है। सीड्स ऑफ सी कैनफोरा, ठीक है, जिसको हम लोग रोबस्टा भी बोल सकते हैं। रोबस्ट एवरग्रीन श्रब्स होते हैं जिनको हम लोग इंस्टेंट कॉफ़ी बनाने के लिए यूज़ में लाते हैं। तो इंस्टेंट कॉफ़ी किससे बनाई जाती है? इंस्टेंट कॉफ़ी जो है वो आपकी आप बोल सकते हो कॉफ़िया रोबस्टा से या फिर कॉफ़िया कैनफोरा से बनाई जाती है। तो ये हैं आपके कॉफ़ी जिसके बारे में मैंने आज आपको बताया। आशा है बेवरेज से रिलेटेड ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया इसको लोगों तक शेयर करिए। पूरी सीरीज़ के सारे वीडियोस देखिए, बस आप ईयरफोन लगाइए और वीडियोस देखिए और आपके क्वेश्चंस तैयार होते रहेंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। नोट्स करना है, नोट्स लिखना है तो आप इससे लिख सकते हैं अगर बीएससी ग्रेजुएशन और मास्टर के हैं तो। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं विधान बायोलॉजी। आज के इस वीडियो सेगमेंट में मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जहाँ पे हम लोग बायोफ्यूल से रिलेटेड प्लांट के बारे में बात करेंगे, जिसमें आपके बायोडीजल प्लांट, पेट्रो प्लांट्स और भी बहुत ही स्पेशल टाइप के प्लांट के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ में बात करेंगे कि कौन कौन से प्लांट के पार्ट से हमें डिफरेंट टाइप के जो हमारा बायोफ्यूल्स है वो हमें मिलते हैं, कौन से प्लांट से मिलते हैं,
उन तमाम तरह के चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। अगर मैं बात करूं कि ये वीडियो किन बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो बीएससी थर्ड ईयर वाले बच्चों के लिए, जो जीएस वगैरह की प्रिपरेशन करते हैं उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में जितने भी सब्जेक्टुअल एग्ज़ाम्स होते हैं ग्रेजुएशंस वगैरह में या फिर पीजीटी वगैरह में, उसमें जो है ये प्लांट हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक बॉटनी के अंतर्गत भी आ जाते हैं और साथ में जीएस या फिर जनरल नॉलेज के अंतर्गत भी आ जाते हैं कि कहाँ पे किस कंडीशंस में ये ग्रो करते हैं। इस वीडियो में मैं केवल आपको एक लिस्ट नहीं बताने वाला हूं कि आपको बता दूंगा कि कहाँ पे पाए जाते हैं, कौन से प्लांट्स में पाए जाते हैं, बल्कि कि यहाँ पे मैं आपसे बात करूंगा कि जो हमारे ये प्लांट से जो बायोडीज़ल या फिर जो पेट्रोल या फिर जो पेट्रो प्लांट होते हैं हमारे, उनसे ऑयल को एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है, कौन सी प्रोसीजर है। ठीक है, ये सभी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में आराम से बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे जो इस वीडियो में बात है वो ये है कि देखिए जो पेट्रो प्लांट हमारे होते हैं या फिर ऐसे प्लांट जिससे हमें पेट्रोल वगैरह या फिर डीजल वगैरह मिलते हैं, प्रोवाइड किए जाते हैं, इनको बनाने की जो विधियां होती हैं वो हर एक प्लांट के अंदर अलग तरीके की होती हैं। जैसे बायोडीज़ल बनाने के लिए अगर कोई हम जो फॉर्मेशन करने के पीछे जो मैकेनिज़्म यूज़ करते हैं, जो तरीका यूज़ करते हैं, वो कुछ अलग तरीके का होता है। पेट्रो प्लांट से पेट्रोल वगैरह या फिर फ्यूल या फिर बायोफ्यूल्स बनाने के लिए जो तरीका हम इस्तेमाल करते हैं वो अलग टाइप का होता है। बट एक जो मोटा मोटा तरीका होता है वो बिल्कुल कुछ कॉमन होता है, लेकिन जो ऑपरेटर्स होते हैं, जो होते हैं मतलब बनाने के लिए जो ऑपरेटर्स होते हैं, जो आइडियाज़ होते हैं, वो सभी को बनाने के लिए जो होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे कुछ ऐसे हमारे बायोफ्यूल प्लांट्स होते हैं जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट से आपको फ्यूल प्रोवाइड मिलता है, मतलब फ्यूल मिलता है, और कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनके लिपिड कंटेंट से जो है और हाइड्रोकार्बन से जो है हमें बेसिकली ये मिलता है, बायोफ्यूल मिलता है या फिर बायोडीज़ल मिलता है। ठीक है, तो हर किसी प्लांट का जो कंपोजिशन है, केमिकल कंपोजिशन है, वो अलग है। किसी में सेलुलोज ग्लूकोज से मिल रहा है, किसी में लैटेक्स से मिल रहा है, किसी में रेजिन से मिल रहा है। हर किसी प्लांट में जो हाइड्रोकार्बन है वो अलग तरीके से मिल रहा है, इसलिए उसको एक्सट्रैक्ट करने के जो तरीके हैं, जो उनकी जो प्रिपरेशन की जो मैकेनिज़्म है वो भी क्या है, अलग तरीके की हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको एक कॉमन बायोडीज़ल साइकिल बताता हूँ कि कैसे बनाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले तो भाई जो हमारा फ्यूल होता है, इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब इसमें वो एनर्जी आ कहाँ से रही है, इसमें वो एनर्जी जो कन्वर्जन हो रहा है वो लाइट एनर्जी से कन्वर्जन हो रहा है आपके केमिकल एनर्जी के अंदर, जो आपके हाइड्रोकार्बन्स वगैरह बन रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, सनलाइट दिखाई दे रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है। और ये जो सनफ्लावर है इसकी सीड, मतलब इस सनफ्लावर से जो सीड मिलती है उसकी सीड से क्रूड वेजिटेबल ऑयल मतलब कच्चा तेल जिसको अभी प्योरीफाई नहीं किया गया है, जस्ट निकाला गया है और इसके अंदर बहुत सारी अशुद्धियाँ अभी भी मिली हुई हैं। तो इनके सीड से सबसे पहले क्रूड आपको कई बार सुनने को मिलेगा, तो क्रूड का मतलब वो पूरी तरह से प्योरीफाई नहीं हुआ है। क्रूड वेजिटेबल ऑयल्स को हम लोग निकाल लेते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। इसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसको क्या करते हैं, रिफाइन करते हैं। रिफाइन करने के बाद क्या होता है, रिफाइंड वेजिटेबल मतलब प्योर वेजिटेबल ऑयल को हम लोग निकाल लेते हैं। फिर उसमें हम लोग एल्कोहल एंटर करके, देखिए पहली बात तो आप ये ध्यान में रख लीजिए कि आप ये नहीं बोल सकते कि बायोडीज़ल प्लांट या फिर जो भी बायोफ्यूल प्लांट्स होते हैं वो सस्ते होते हैं, ऐसा आप नहीं बोल सकते हैं। कॉस्टली वो होते हैं, बट ये दरअसल प्योर फॉर्म में ज़्यादा होते हैं, इनसे ज़्यादा इफ़िशियंसी में हमें एनर्जी मिलती है। इसलिए बाकी अगर मैं बात करूँ इनके प्योरीफिकेशंस, इनके बनाने पे, तो भैया देखो लगता है टाइम, वक्त और पैसे। ठीक है ना, तो इसमें भी अगर आप देखो तो आपका अल्कोहल ऐड कर दिया जा रहा है। अब अल्कोहल फ्री में तो आता नहीं है, बिना अल्कोहल के ऐड किए बगैर ये वेजिटेबल ऑयल आपका बायोडीज़ल बन नहीं पाएगा। तो आपको अल्कोहल को ऐड करना है। अब हर किसी में अलग अलग है, जैसे बहुत सभी चीज़ों में जीवीएल का यूज़ किया जाता है। ठीक है, बहुत सारे प्लांट में अल्कोहल की जगह पे जीवीएल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यही वो पार्ट होता है जो डीजल को उससे निकाल सकता है, जो हाइड्रोकार्बन को उससे निकाल सकता है। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अल्कोहल को हमने इसमें ऐड किया, जिससे इसका ट्रांस एस्टरिफिकेशन हुआ, और ट्रांस एस्टरिफिकेशन के प्रोसेस के बाद हमारा क्या हो गया, जो रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल था उससे आपका बायोडीजल मिल गया। बाकी इससे जो बचे हुए कच्चे चीज़ें थी, जैसे कि ग्लिसरॉल था, वो आपका फूड इंडस्ट्री
और कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ वगैरह में यूज़ में आ जाते हैं। ग्लिसरॉल आप सभी लोग जानते हैं, जैसे जब हम लोग पेट्रोल निकालते हैं ना, मतलब तो वो पेट्रोल पूरे फुल फॉर्म में नहीं होता है, बल्कि पेट्रोल को भी रिफ़ाइन किया जाता है, और पेट्रोल को रिफ़ाइन करने के बाद उससे क्या होता है कि उसके कई वैक्स भी निकलते हैं, तो जिन वैक्सों को हम लोग वैसलीन की ब्रांडिंग करके बेचते हैं। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो ये एक कॉमन साइकिल है जिसमें आप ध्यान में क्या रखेंगे, सीड निकालना है या फिर प्लांट का वो पार्ट जिससे कि हमें ऑयल मिलता हो, एक्सट्रैक्ट करना ऑयल। ठीक है, उस पार्ट को निकालना है। पहले आप एक्सट्रैक्शन करेंगे, फिर उसकी रिफाइनिंग करेंगे, फिर उसके बाद कौन सी चीज़ से आपको हाइड्रोकार्बन अलग हो जाना है, किस चीज़ से आपको क्या बनाना है, ये आप डाल डाल के अलग अलग केमिकल चेक कर सकते हो। आपके कॉस्ट वाइज कौन सी चीज़ कम पड़ रही, जैसे इसके कॉस्ट वाइज अल्कोहल कम पड़ रही है बायोडीजल बनाने के लिए, तो हमें अल्कोहल का। लेकिन अब कोई महंगी चीज़ होगी भाई जिसको बनाने के, मान लो पेट्रोल बनाना है, तो यहाँ पे अगर कोई महंगी चीज़ यूज़ कर रहा हूँ तो जाहिर तौर पे पेट्रोल का भी प्राइस क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो फॉर्मेशन की जो विधि है वो सेम होगी, बट केमिकल हर चीज़ का नेचर जो होगा वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। जैसे देखिए अब यहाँ पे हमने जो प्लांट लिया हुआ है, इस प्लांट के कार्बोहाइड्रेट पार्ट से, किससे, कार्बोहाइड्रेट वाले पार्ट से हमें, कार्बोहाइड्रेट वाले पार्ट से हमें क्या करना है, बनाना है ग्लूकोज, ठीक, सॉरी, बनाना है हमें बायोडीजल। क्या बनाना है, बायोडीजल बनाना है। ठीक है, किस वाले पार्ट से बनाना है, हमें बनाना है भाई सेलुलोज वाले पार्ट से। अब सेलुलोज वाले पार्ट से जैसे कैसे ये बायोफ्यूल बनेगा, सॉरी डीजल नहीं बोलो, बायोफ्यूल बोलो, ज़्यादा सही है, बायोफ्यूल बनाना है। ठीक है, अब ये जो बायोफ्यूल आप बना रहे हो, ये बायोफ्यूल जो है वो क्या हो सकता है, मतलब कैसे बनेगा वो, भाई सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, लिग्निन, ये तो सिंपल ही हो गया यार, हम अपने घर पे बना सकते हैं। तो देखो हर एक प्लांट सेल की जो सेल वॉल होती है वो 3 चीज़ों से बनी होती है, दैट्स वाज द सेल्यूलोज, फिर उसके बाद बनी होती है हेमीसेलुलोज, और फिर उसके बाद बनी होती है लिग्निन। तो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और लिग्निन की बनी होती है, और ये तीनों चीज़ें प्लांट के वॉल पे पाई जाती है। किस पे पाई जाती है, सेल वॉल पे पाई जाती है। और साथ में सेलुलोज और हेमीसेलुलोज को जोड़ने के लिए बीच में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिग्निन कहते हैं। क्या कहते हैं, लिग्निन कहते हैं। जूम करके आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे, जैसे ये है आपका सेलुलोज है, ठीक है, और उसके बाद ये आपका जो येलो, जो रेड कलर का है, ये आपका क्या है, हेमीसेलुलोज है, और इनको जोड़ने का काम कौन कर रहा है, लिग्निन कर रहा है। लेकिन तीनों का नेचर कैसा है, कार्बोहाइड्रेट नेचर है। कैसा नेचर है, शुगर नेचर है, कार्बोहाइड्रेट नेचर है। अब शुगर से अगर आपको जो है बायोफ्यूल बनाना है, तो इसके लिए एक केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम है जीवीएल। क्या नाम है, जीवीएल। हम लोग क्या करते हैं, सिंपली सबसे पहले प्लांट को, जो भी प्लांट मैटर है, सेल वॉल वगैरह है, उसको तोड़ ताड़ के हम लोग को एक रिएक्टर्स के अंदर डाल देना होता है। ठीक है, और रिएक्टर्स को गर्म रखना होता है। तो तोड़ ताड़ के हमने क्या कर दिया, रिएक्टर के अंदर डाल दिया, और रिएक्टर को गर्म रखा है। ऐसा नहीं कि रिएक्टर को ठंडे होना था, रिएक्टर को गर्म रखना है, और उसके अंदर अपने सारे प्लांट मैटर को डाल देना है। उसके बाद क्या काम करना है, जीवीएल। जीवीएल जो होता है, जीवीएल का पूरा नाम होता है गामा वैलेरो लैक्टोन, गामा वैलेरो लैक्टोन। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है बगल में, आप लोग पढ़ लीजिएगा। गामा वैलेरो लैक्टोन को जो है, और वाटर में, वाटर को ले लिया और एसिड को ले लिया। एसिड इसको एक तरीके से इनहेंस करने का काम करेगा, एक्टिवेट करने का काम करेगा। इन तीनों को पंप के द्वारा हमने क्या कर दिया, अंदर छोड़ दिया। अंदर छोड़ने के बाद, रिएक्शन होने के बाद, इससे हमें क्या मिला कि जो केमिकल मिला, जो हाइड्रो का, मतलब ये जो सेलुलोज था हमारे प्लांट का, वो क्या हो गया, बिल्कुल सेपरेट हो गया। सेलुलोज और लिग्निन और आपका वो कौन सा तीसरा कौन सा मैटर था, सेलुलोज था, लिग्निन था, हेमीसेलुलोज था। तीनों जो हो गए वो क्या हो गए, आपके सेपरेट हो गए। फिर हमने उसमें क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड कर दिया, और कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करने के बाद हम लोग ने अपने हिसाब से फ्यूल को बना लिया, उसका कन्वर्जन कर लिया। तो यहाँ पे हमने एक्सट्रैक्शन के लिए किसका इस्तेमाल किया, एक्सट्रैक्शन के लिए यहाँ पे हमने जीवीएल का इस्तेमाल किया। तो हम हेमीसेलुलोज मतलब सेल वॉल से भी बायोफ्यूल बना सकते हैं। तो ये दूसरा तरीका था जिसको मैंने शॉर्ट में बताया, बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा, पूरा तरीका बता दिया है। अब यहाँ पे बहुत फेमस एक प्लांट है जिसका नाम है जट्रोफा कर्कस। क्या नाम है, जट्रोफा, और स्पेसीज का नाम है कर्कस। स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा भाई। जट्रोफा कर्कस जो प्लांट, या सर्कस कर्कस, जो भी आपको पढ़ना पढ़ लीजिएगा। ये प्लांट बहुत ही ज़्यादा मिलता है आपको ड्राइड एरिया में, जहाँ थोड़ी मोड़ी बारिश होती है, उस एरिया में आपको देखने को मिल जाता है, मतलब नॉर्मल एरिया में देखने को मिल जाता है। अभी जो जट्रोफा प्लांट होता है, इस प्लांट को हम लोग पेट्रो प्लांट का नाम देते हैं। और ये बेसिकली जो हमारा
पेट्रोल्स वगैरह जो होते हैं वो हमें इस प्लांट के मतलब उस नेचर का जो हाइड्रोकार्बन होता है वो हमें इससे मिलता है। बट इसको एक्सट्रैक्ट करने का जो तरीका है वो बहुत ही नेचुरल हो चुका है, बहुत जगह पे यूज़ होता है। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो जट्रोफा का जो सीड होता है फ्लावर से, उसको निकाल लेना है सीड को। इसके सीड के ऊपर एक कवर होता है, शैल होता है जो काफ़ी मोटा होता है। उस शैल को आपको क्या करना है, अलग करना है, जिसको हम लोग पीलिंग मशीन के थ्रू क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं उसके छिलके को। और फिर जो बची हुई कर्नेल होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, मशीन में डालते हैं, ऑयल एक्सट्रैक्शन मशीन में उसको डाल देते हैं। और डालने के बाद उससे हमें दो चीज़ मिलती है। एक हमें सीड केक मिलता है। सीड केक मतलब जैसे जब आप सरसों वरसों जो से तेल निकलवाने जाओ तो एक केक मिलता है आपको, जिसको गाय वगैरह को खिलाया जाता है। अगर नहीं पता तो पूछ लेना, शायद उसको अलसी या खली बोलते, जो खरी बोलते, जो भी आप लोग बोलते, अलसी शायद बोलते हैं, देख लेना, मतलब जो भी, मुझे नहीं पता उतना, बट अलसी शायद होता है। तो ये केक सीड होता है, वो उसी तरह से इसमें भी निकलता है और बाकी ऑयल जो है वो क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। फिर हम लोग इसको जो है अपने हिसाब से अपने गोल्डन में कन्वर्ट करते हैं, गोल्डन ऑयल में कन्वर्ट करते हैं एंड देन यूज़ इट, ठीक है। उसके बाद उसको यूज़ करते हैं, तो प्योरीफाई करके उसको यूज़ करते हैं। तो ये सिंपल मेथड है जट्रोफा से पेट्रोल बनाने का। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एल्गी से भी, किससे, एल्गी से भी हम लोग बायोफ्यूल्स बना सकते हैं। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। जब एल्गी से बायोफ्यूल बनाए जाते हैं तो एल्गी से बायोफ्यूल बनाने के वक्त आपको केमिकल भी प्रोवाइड होती है, मतलब इनके बड़े बड़े रिएक्टर लगाने होते हैं एल्गी से बायोफ्यूल बनाने के लिए। और उसके बाद क्या देना होता है, इनको सोलर देना होता है, जिससे कि इनके पास अच्छी खासी एनर्जी आ जाए। फिर यहाँ पे एक कन्वर्टर भी लगा होता है और उस कन्वर्टर के थ्रू हम लोग जो भी फ्यूल वगैरह है उसको बनाते हैं। ये सभी चीज़ें आप इतना बस ध्यान में रखिए कि एल्गी से भी आपके बायोफ्यूल बनाए जाते हैं। आगे आपको भी प्रोसीजर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ सोर्स हैं, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है, वो है आपका कॉर्न। यहाँ पे सोर्स आपके दिए हुए हैं और या फिर फीड स्टॉक आपके दिए हुए हैं। और उसके बगल में हमें क्या मिलता है इससे, जैसे कॉर्न है तो कॉर्न से हमें क्या क्या मिल सकता है, एथेनॉल केमिकल मिल सकता है, ब्यूटेनॉल केमिकल मिल सकता है, जेट फ्यूल ईंधन मिल सकता है, ठीक है, मतलब फ्यूल मिल सकता है। तो यहाँ पे आप ध्यान में रखिएगा कि किसी प्लांट में, किसी भी पेट्रो प्लांट से जो है हमें बेसिकली, किसी भी पेट्रो प्लांट से हमें बेसिकली कई चीज़ें मिलती हैं। एक तो हमें केमिकल मिल जाता है, नंबर 1। दूसरी चीज़ हमें क्या मिल जाता है, हमें मिल जाता है जेट फ्यूल वगैरह। तो दो चीज़ें हमें बहुत ही आसानी से मिल जाती हैं, एक आपको फ्यूल मिल जाएगा और एक दूसरा आपको क्या मिल जाएगा, केमिकल वगैरह मिल जाएगा। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। अब जैसे शुगर केन है ना, तो शुगर केन से देखिए हमें क्या क्या मिल रहा है। पहली चीज़ क्या नहीं मिल रही, एथेनॉल केमिकल मिल जा रहा है, फिर साथ में हमें जेट फ्यूल भी मिल जा रहा है, ठीक है। सोयाबीन, पाम, रैप सीड, जट्रोफा, कैमेलाइना, एल्गी, इन सब चीज़ों से हमें बायोडीजल, पहली चीज़ फ्यूल मिल जा रहा है, रिन्यूएबल डीजल मिल जा रहा है, रिन्यूएबल गैसोलीन मिल जा रहा है और रिन्यूएबल जेट फ्यूल भी हमें मिल जा रहा है। अब अगर हम बात करें सेलुलोजिक बायोमास की, तो जिसमें स्विच ग्रास है, ग्रास में तो भाई होता है सेलुलोज, ये सभी ग्रीन प्लांट्स होते हैं। सेलुलोज, विलो, क्रॉप रेसिड्यू, फॉरेस्ट रेसिड्यू, मतलब जो फॉरेस्ट वगैरह से जितने भी प्लांट वगैरह हैं, मिसकैंथस, उनसे हमें एथेनॉल मिल जाता है, हाइड्रोजन मिल जाता है, मेथनॉल मिल जाता है, डाईमेथिल ईथर मिल जाता है, केमिकल बहुत ज़्यादा मिलता है, साथ में जेट फ्यूल भी हमें मिल जाता है। तो ये सभी सेलुलोजिक बायोमास हैं जिनके सेलुलोज से हमें ये मिलते हैं, ठीक है ना। बाकी अगर हम बात करें ऑयल से, जिनके ऑयल से हमें मिलता है, जैसे रेसिडुअल ऑयल, कोल, नेचुरल गैसेस, न्यूक्लियर, बायोमास, अदर रिन्यूएबल गैसेस से हमें इलेक्ट्रिसिटी में भाई हम इसको यूज़ में लाते हैं। तो ये हमारे कुछ प्लांट जो नेचुरली हमें मिलते हैं, जिनसे हम अलग अलग तरीके की चीज़ें जो है वो कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग आगे, अब यहाँ पे हमारे सामने कुछ पेट्रो प्लांट हैं जिनके बारे में हमें बात करनी है आपसे। तो ये पेट्रो प्लांट काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो आइए चलिए देख लेते हैं कि इन पेट्रो प्लांट की क्या खासियत है। पहली चीज़ तो देखिए, ऐसे प्लांट जिनसे हमें पेट्रो प्लांट के रूप में जाने जाते हैं, इनके लैटेक्स से, किससे, लैटेक्स प्रोड्यूसिंग प्लांट हैं जिनके लैटेक्स से हमें बायोफ्यूल्स मिलते हैं। कौन कौन से फैमिली बिलोंग करते हैं, वो फैमिली हैं यूफोरबिएसी, एपोसाइनेसी, एस्क्लीपिएडेसी, सेपोटेकेसी, सेपोटेकेसी, अर्टिकेसी और कॉन्वुलेसी। ये वो फैमिलीज़ हैं जिनके लैटेक्स से, लैटेक्स मतलब जैसे वो जो, जैसे मदार होता है ना, मदार में ऐसे जब तोड़ो तो मिल्क जैसा निकलता है, तो जो भी ये सिक्रीट करने वाले जो भी ऐसे प्लांट हैं, उनके लैटेक्स से हमें जो है वो बायोफ्यूल्स मिलते हैं, जिसमें आपके सामने नीचे डायग्राम दिए हुए हैं। ये सब प्लांट आप नॉर्मली देखे होंगे यार, ये सभी प्लांट आप लोगों ने देखा होगा, ऐसी बात नहीं कि ये प्लांट आपको देखने को नहीं मिलेंगे। बगल में आपको मदार दिख रहा है, उसके बगल में आपको दूसरी फैमिली दिख रही है, ये प्लांट आपको बहुत देखने को मिलेगा। इस समय इलाहाबाद के अंदर बहुत
ज़्यादा लगाए गए हैं तो आप जा कर के देख सकते हैं भाई, आपकी मर्जी है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कुछ लैटेक्स प्लांट के बारे में कि द लेटेक्स ऑफ सच प्लांट कंटेन लिक्विड हाइड्रोकार्बन। ये जो प्लांट होते हैं जिनसे हमें ये पेट्रोल्स वगैरह मिलते हैं, इनके लैटेक्स में एक केमिकल होता है जिसको हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो इस पॉइंट को अंडरलाइन कर लीजिएगा, हाइड्रोकार्बन इनसे हमें मिलते हैं जिसका मॉलिक्यूलर वेट काफ़ी हाई होता है। इसी हाइड्रोकार्बन को जो है कन्वर्ट किया जाता है हाई ग्रेड ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल में, जो आपके जेट में, विमान वगैरह में पड़ते हैं, वो इन्हीं से तैयार किए जाते हैं। दीज हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूसिंग प्लांट आर कॉल्ड, ऐसे हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूसिंग प्लांट को ही हम लोग बेसिकली पेट्रो प्लांट का नाम देते हैं। और ऐसे क्रॉप जिनसे हमें ये मिलते हैं उन क्रॉप को हम लोग पेट्रो क्रॉप का नाम दे देते हैं। तो ये बात आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान में रख लेनी है। अब उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट लिस्ट दी हुई है जिसके बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ। इस लिस्ट को आपको हमेशा तैयार रखना है, ठीक है, इसको कभी भी मिस्टेक से भूलना नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो लिस्ट है यहाँ पे मैंने कुछ सीड ऑयल प्लांट के बारे में बताया हुआ है, फिर ऐसे प्लांट जिनके सीड से ऑयल मिलता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, और कुछ ऐसे प्लांट जिनके लैटेसी मतलब लैटेक्स से मिलता है, और कुछ ऐसे प्लांट जिनके रेजिन से मिलता है, और कुछ ऐसे एल्गी प्लांट हैं जिनसे हमें ये बायोफ्यूल्स वगैरह मिलते हैं। तो सीड ऑयल प्लांट से हमें, अगर मैं बात करूँ सीड से, जिनके सीड से हमें मिलता है बायोफ्यूल, वो है रिकनस कम्युनिस, रेड़ी जिसको आप बोलते हो, अरंडी, रेड़ी, ये सभी नाम, जट्रोफा कर्कस, ठीक है, नाम बता दिया, पाइथोस्पोरम रेजिनीफेरस, कैलोट्रोपिस मदार और सेपियम। ये 3-4 ऐसे प्लांट हैं जिनकी अलग अलग स्पेसीज से हमको जो है इनके सीड से हमें बायोफ्यूल मिलता है। तो ऐसे प्लांट के सीड से बायोफ्यूल लेना है, ठीक है, क्योंकि प्लांट पार्ट की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। आपको ध्यान रखना है कि कौन से प्लांट पार्ट हैं। लेटिसिफेरस प्लांट में बात करें जिनके लैटेक्स से हमें मिलता है, उसमें आपका यूफोर्बिया आती है, यूफोर्बिया एंटीगोनम, यूफोर्बिया नेसिफोलिया, यूफोर्बिया निव्यूलिया। ये 3 ऐसे हैं जिनके लैटेक्स से हमें जो है बेसिकली मिल जाते हैं पेट्रोल। उसके बाद एक प्लांट है जिसका नाम है एस्क्लेपियस और कैलोट्रोपिस गिगेंशिया। ये कैलोट्रोपिस मतलब कैलोट्रोपिस की कई स्पेसीज हैं, जैसे कैलोट्रोपिस आपका स्पोरा है, ऐसे कुछ करके नाम है। तो कैलोट्रोपिस की कई स्पेसीज हैं, कुछ के सीड से मिलता है और कुछ के आपके लैटेक्स से मिलता है, जो मिल्की सा होता है। अगर उसके बाद हम बात करें तो रेजिन, जिनके रेजिन से मिलता है, तो पाइनस एक बड़ा प्लांट है तो इनके रेजिन से मिलता है। और उसके बाद कनेरियम और वेटेरिया और डिप्टेरोकार्पस, ये 4 ऐसे प्लांट हैं जिनके रेजिन से हमें जो है पेट्रोल वगैरह मिल सकते हैं या फिर हमें बायोफ्यूल वगैरह मिल सकते हैं। 2 ऐसे एल्गी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जिसका नाम है बैट्रोकॉकस और क्लोरेला पायरिनोइडोसा। ये 2 एल्गी ऐसे हैं आपके जिनसे हमें बायोफ्यूल्स वगैरह मिल सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट नाम थे, इनको आपको हमेशा याद में रखना है भाई, ठीक है, इसको आपको कभी भूलना नहीं है। तो सबसे पहले प्लांट के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला प्लांट है यूफोर्बिया, जिससे कि बहुत सारा मिलता है हमें बायोफ्यूल मिलते हैं, बहुत सारी इनकी स्पेसीज हैं जिनसे हमें बायोफ्यूल मिलते हैं। तो पहला जो है इनके लैटेक्स से जिनसे मिलता है, ऐसा यूफोर्बिया जिनके लैटेक्स से मिलता है, वो यूफोर्बिया क्या होती हैं, इनसे बेसिकली गैसोलीन प्रोड्यूस किए जाते हैं और ये इटली में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो इटली में सबसे पहले इसकी शुरुआत की गई थी गैसोलीन बनाने के लिए। यूफोर्बिया लेथाइरस इज़ एन एनुअल हर्ब, ये एक एनुअल हर्ब होता है, ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं जो पेरेनियल भी होते हैं। केमिकल एनालिसिस इनकी पूरी हो चुकी है, इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में हेप्टेन और टर्पिनॉइड देखने को मिलते हैं, ठीक है। खासकर अगर मैं बात करूं उसके बाद, तो यहाँ पे आपके सामने इनकी 2 स्पेसीज हैं जिसका नाम है यूफोर्बिया टेरुकैली और यूफोर्बिया लेथाइरिस। ये 2 स्पेसीज हैं जिनसे हमें बेसिकली आपके बायोफ्यूल्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं इनके लैटेक्स से मतलब जब इनको तोड़ोगे तो इनसे एक मिल्की सा जो सब्सटेंस निकलता है लैटेक्स, उससे ऑयल वगैरह प्रोड्यूस किए जाते हैं। दूसरे नंबर पे है कैलोट्रोपिस मदार, जो कि बेसिकली एस्क्लेपिडिएसी फैमिली को बिलोंग करता है। ये ड्राई प्लेसेस में रहते हैं, वेस्ट होते हैं, इनको कोई कुछ यूज़ नहीं करता है, ठीक है। ये भी लैटेक्स को प्रोड्यूस करते हैं, अगर ये आपके स्किन पे लग जाए तो इरिटेशंस भी किया करते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में हाइड्रोकार्बन होते हैं और ये हाइड्रोकार्बन में जो रेशियो होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का होता है, जिसमें जब ये क्रूड ऑयल मतलब जब हम क्या करते हैं कि इस प्लांट के लैटेक्स से जब हम ऑयल को निकालते हैं तो उसमें कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो बराबर हो जाता है ऑयल में,
उस तरह प्लांट में कितना होता है, उस तरह प्लांट में 78% कार्बन होता है और 11.22% हाइड्रोजन होता है। लेकिन जब हम इसका ऑयल निकालते हैं तो हाइड्रोजन और कार्बन बराबर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर अमाउंट जो कार्बन का होता है वो प्लांट में निकल जाता है, ठीक है ना। बाकी बचा हुआ जो होता है वो हाइड्रोजन के बराबर लेवल पे होता है। तो क्रूड ऑयल में सब कुछ बराबर होता है, इससे हमें गैसोलीन भी देखने को मिलती है, फ्यूल ऑयल भी देखने को इससे हमें मिल जाता है। साथ में बात करूं तो यहाँ पे अगर मैं कैलोट्रॉपिस की वैल्यू की बात करूं, इसके वैल्यू और यूफोर्बिया के दोनों के वैल्यू को मैं अगर कंपेयर करूं तो दोनों की वैल्यू बिल्कुल सेम है। ये एरिड जोन में पाए जाते हैं और इन पे जो रिसर्च हो रही है वो जोधपुर में हो रही है, जो एरिड जोन होता है जहाँ पे गर्म वातावरण होता है उस जगह पे, ठीक है। अब अगर हम एल्गल हाइड्रोकार्बन की बात करें तो एल्गल हाइड्रोकार्बन में आपकी आती हैं डेड एल्गल स्कम ऑफ बॉट्रियोकॉकस ब्राउनी, मतलब इनके डेड स्कम से जो है वो आपका जो है बॉट्रियोकॉकस ब्राउनी है, और जो एक यूनिसेलर एल्गी है, और साथ में क्लोरोकेल्स ऑफ ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी जो है वो बेसिकली हमें इससे देखने को मिलती है। 70% हाइड्रोकार्बन इन दोनों से मिलकर के मिलती है। एक आपका क्लोरेला है, एक आपका बॉट्रियो कॉकस है। ये दोनों से जो है हमें तकरीबन 70% हाइड्रोकार्बन्स देखने को मिलते हैं। ड्यू टू मेटाबॉलिक एक्टिविटी हाइड्रोकार्बन आर सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग ग्रोथ फेज ऑफ एल्गी। शुरुआत में ही, मतलब जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी प्लांट करते रहते हैं, ये मैच्योर होते हैं, ग्रोथ करते हैं, उसी समय ये हाइड्रोकार्बन बन के तैयार हो जाते हैं। फिर हम इनसे क्रूड ऑयल निकाल लेते हैं और इसको डायरेक्ट हम प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं हाइड्रोकार्बन के। कोई एक्सट्रैक्शन नहीं, बस क्रूड ऑयल निकाला और हाइड्रोकार्बन के लिए इसको भेज दिया। बॉट्रियोकॉकस ब्राउनी इज ब्लैकिश, ये आपका ब्लैकिश वाटर में रहना पसंद करता है, ब्रैकिश वाटर में रहना पसंद करता है। और जो आपका क्लोरेला है वो आपका जो बॉट्रियोकॉकस होता है वो दोनों एटमॉस्फेयर में रह सकता है। इन एडिशन क्लोरेला पायरिनोइडोसा फ्रेश वाटर एल्गी नोन एज कन्वर्टेड टू हाइड्रोकार्बन एज गोल्डन लिक्विड। तो सबसे पहले बॉट्रियोकॉकस ब्राउनी से हमें क्या मिलता है, हाइड्रोकार्बन मिल जाता है। फिर उसको जो फाइनल टच देने का काम करता है वो कौन करता है, क्लोरेला करता है। तो पहले हम लोग ब्रैकिश वाटर में इसको बनाते हैं, देन उसको किस में ट्रांसफर कर देते हैं, गोल्डन लिक्विड बनाने के लिए उसको हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं जहां पे हमारा होता है क्लोरेला, ठीक है। फिर वो उसको क्या करता है, उस हाइड्रोकार्बन को कन्वर्ट कर देता है गोल्डन लिक्विड में। तो इस तरीके से ये जो एल्गी है वो हाइड्रोकार्बन से फ्यूल बनाने में मदद करती है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हैं, जैसे हाइड्रोजनेशन इज डन एज स्टील रिएक्टर। जो ये हाइड्रोजनेशन होता है इसका वो स्टील रिएक्टर में होता है, हाई टेम्परेचर और प्रेशर में होता है। एल्गी सस्पेंडेड इन मिनरल्स ऑयल इन रिएक्टर्स, इट कैरीड आउट फॉर एन आवर, ठीक है। तो ये उसी रिएक्टर्स में अपना सारा फंक्शंस करते रहते हैं। तो तकरीबन एल्गी के 50% जो बायोमास होता है उसको ऑयल में कन्वर्ट किया जाता है बाई प्रोडक्ट अमोनियम कार्बोनेट के रूप में। बाद में फिर इसको हम लोग फाइनल टच दे देते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट प्लांट के बारे में जिसका नाम है जट्रोफा कर्कस। अब जट्रोफा सर्कस या फिर कर्कस जो भी आपको पढ़ना है पढ़ लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लांट होता है और इट इज़ नेटिव टू नॉर्थ अमेरिका। ये नॉर्थ अमेरिका के अंदर हमें देखने को मिलता है, अफ्रीका एज वेल एज सेंट्रल अमेरिका में भी ये हमें देखने को मिल जाता है। इसका जो मेन टाउन बोला जाता है दैट्स वाज द नॉर्थर्न कोस्टा रिका। दिस स्पेशल एग्रोफ्यूल क्रॉप, इसको हम लोग बेसिकली स्पेशल एग्रोफ्यूल क्रॉप के नाम से जानते हैं। ये कई चीज़ों में काफ़ी रोल प्ले करता है, जैसे ऑयल्स प्रोड्यूस करने में, साथ में इसके और भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट और मेडिसिनल यूजेस भी सामने आते हैं, जैसे कि सीड केक बनाना, ग्लिसरीन बनाना, लेटेक्स बनाना, जिसको मैंने अभी पहले आपको बता दिया था। यहाँ पे बनाने की विधि है, ये आपके सीड वगैरह हैं। अगर आप देखिए तो जट्रोफा का जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है वो कम ही यूज़ होता है, सौंफ भी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता जो सोप होते हैं। बाकी अगर मैं बात करूँ इनके बायोडीजल मार्केट की तो अच्छी खासी है। साथ में बात करूँ फ्यूल और ऑयल के मामले में तो जट्रोफा काफ़ी ज़्यादा कमाल का करता है। जट्रोफा के जो लीव्स होते हैं इस प्लांट के हर एक पार्ट यूज़ में आते हैं। इसकी जो पत्तियाँ होती हैं उस पर सिल्क वॉर्म वगैरह को ग्रो कराया जाता है। इसकी पत्तियों का मेडिसिनल यूज़ भी है। साथ में इसकी जो प्लांट होता है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस होता है जो कि एक मेडिसिनल वैल्यू की तरह ही काम में आता है। लेटेक्स की अगर मैं बात करूँ तो इनके लेटेक्स से हमें मेडिसिनल यूज़ भी प्रोवाइड होता है। साथ में वाउंड हीलिंग प्रोटीज, ये भी मेडिसिनल यूज़, मतलब कि घाव वगैरह भरने में काफ़ी अच्छा होता है। बात करें सीड की तो इंसेक्टिसाइड के रूप में यूज़ किए जाते हैं। साथ में जानवरों के चारे के रूप में भी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये नॉन टॉक्सिक होते हैं। नॉन टॉक्सिक वेराइटी का ही यूज़ कर सकते हैं, सॉरी नॉन टॉक्सिक नहीं होते। आप जट्रोफा में ध्यान रखिएगा, ऐसी वेराइटी का सीड खिलाइएगा गाय वाय को जो कि भाई टॉक्सिक ना हो। मैं तो कहूँगा मत खिलाना भाई, खिलाने के लिए बहुत कुछ है। फ्रूट होल्स की बात करें तो फ्रूट होल्स जो होते हैं वो बायोगैस का प्रोडक्शन किया जाता है। साथ में ग्रीन मैन्योर बनाया जाता है, खादें वगैरह जो होती है वो बनाई जाती हैं।
अगर मैं सीड ऑयल की बात करूं तो सॉप प्रोडक्शन में और फ्यूल में यूज़ किया था। सीड के तेल का इस्तेमाल, सीड केक का इस्तेमाल बायो फर्टिलाइजर में कर सकते हो भाई, फर्टिलाइजर में, और बायोगैस के प्रोडक्शन में कर सकते हो। और सीड सेल का इस्तेमाल आप लोग उसको मतलब उसके छिलके का इस्तेमाल आप उसको जलाने में भी कर सकते हो। तो ये थे आज आपका वीडियो जो कि बायोफ्यूल प्लांट्स के बारे में था। आप बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मैंने कोशिश की एक छोटा वीडियो बनाने की, बट काफ़ी 30 मिनट का फिर भी वीडियो हो गया। आशा है आपको वीडियो पसंद आया। पसंद लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।